नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं और पूरे VHRF की टीम बहुत बहुत आभारी है आप सभी का। आप लोगों ने जो प्यार, जो मोहब्बत दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज 24 तारीख है, हर बार की तरह आनंद लोक कॉन्फ्रेंस हॉल में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। बेसिकली इस ट्रेनिंग में दरअसल होता क्या है, जितने भी नए मेंबर हैं VHRF के, उसको मानवाधिकार के बारे में डीपली समझाया जाता है कि वो लोग बढ़ चढ़ कर मानवाधिकार का काम कर सकें, मानवाधिकार को आगे बढ़ा सकें। बस उसी बेस में VHRF एक्चुअली में है क्या, किस तरीके से VHRF ओरिजिनेट हुआ, उसके बारे में यहाँ पे ब्रीफली समझाया जाता है। और एक एग्ज़ाम भी होता है, जिस एग्ज़ाम में सारे मेंबर जो यहाँ मौजूद है उसे पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो इसी तरीके से VHRF का एक ही सिद्धांत है कि उसके सारे मेंबर मानवाधिकार के बारे में तरीके से VHRF के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उसे मानवाधिकार के बारे में अच्छी तरीके से ज्ञान हो कि वो VHRF को ज़्यादा से ज़्यादा दूर ले जा सके। धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आप सभी ढेर सारा प्यार दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और जितना हो सके अपने साथी में, अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। इस कार्यक्रम का शुरुआत करना चाहेंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा करा। मानव के सम्मान की रक्षा है संकल्प हमारा, है संकल्प हमारा। मानव के सम्मान की रक्षा है संकल्प हमारा, है संकल्प हमारा। हो गरीब, दिव्यांग, आदिवासी, बच्चे या नारी, धर्म कोई हो, है सब मानव समता के अधिकारी। मानव गरिमा के सूरज का सब पाए उजियारा, है संकल्प हमारा, है संकल्प हमारा। शासन भी बने निरंकुश तो उनको टोकेंगे, अत्याचार कहीं भी हो आगे बढ़कर रोकेंगे। हर पीड़ित, शोषित, वंचित को हमसे मिले सहारा। न्याय, नीति, नियम, नियत हो यही हमको गवारा, है संकल्प हमारा। मानव अधिकार आयोग हमारा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु
करते हैं। आज आप लोग यहाँ से बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आप लोगों को। स्टेप बाय स्टेप सारे कार्यक्रम को जो है हम लोग सेट किए हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा आप लोगों के बीच वो कार्यक्रम जो है हम लोग बताते जाएंगे कैसे क्या करना है, नहीं करना है। सबसे पहले आज आप लोगों को जानना है कि ह्यूमन राइट्स है क्या। सारे लोग ह्यूमन राइट्स करते हैं, ह्यूमन राइट्स है क्या, उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। साथ ही साथ कुछ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, कुछ ऐसे मेंबर हैं जिनको हम लोगों ने कुछ टास्क दिया था। आने वाले समय में आप सभी लोगों को वो मौका मिलेगा जिसमें आज 12 लोग हैं जिनको एक एक धारा दिया गया है, उसके बारे में उनको बढ़िया से डिस्क्राइब करना है, लोगों को समझाना है, ठीक है। और वो जो समझाएंगे उसको हम लोगों को अच्छी तरह से सुनना है और उनके माध्यम से सीखना है। अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी आप लोग पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। आपका समाज में, आपका घर के बगल में किससे लड़ाई हुआ है, ये सब आज डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। जो पॉइंट वाला बात होगा उसी के ऊपर में आप लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद है कि आप लोगों को आज जो एक एग्जाम होने वाला है आप लोगों का, ऑनलाइन एक टेस्ट होगा, 100 नंबर का एक एग्जाम होगा जिसका रिजल्ट ऑनलाइन ही आपको विदिन सेकेंड ही मिल जाएगा। तो जो भी यहाँ आपको सिखाया जाएगा उसी से रिलेटेड होगा। और भारत में जितने भी भाषा है, किसी भी भाषा में उस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, जिसको जो आता है, उड़िया, तो उसमें कर सकते हैं। वो सुविधा यहाँ उपलब्ध है। और जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे आपको रिजल्ट भी यहाँ मिल जाएगा कि आपका कितना % आया है। कि आप लोगों को एग्जाम देना है। एग्जाम के बाद कुछ सर्टिफिकेट है, कुछ प्राइज है जो हम लोग प्रत्येक बार इसको रखते हैं। जैसे जो प्रत्येक महीना हम लोगों का एक मीटिंग होता है, उस मीटिंग के पहले हम लोग 15 दिन 20 दिन पहले लोगों के बीच में ये अनाउंस कर देते हैं कि इस बार जो है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा इस मंथ का, उसको हम लोग कुछ ना कुछ अवार्ड दे करके सम्मानित करेंगे। तो प्रत्येक बार कोई ना कोई चीफ गेस्ट होते हैं। पिछले बार पीके सर थे, इस बार डॉक्टर पीके रॉय আসছেন। अच्छा ठीक है, ना আসলে असुविधा नहीं, तो कोई ना कोई आते हैं। हाँ, कोई ना कोई रहते हैं और उनको अप्रिशिएट करने का कोशिश करते हैं। तो आज भी वैसा किया जाएगा। ये परफॉर्मेंस कैसा होता है उसके बारे में बता दें कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, हम लोग का काम क्या है, लोगों के बीच में जाकर के मानवाधिकार क्या है उसका जागरूकता करना। जितने भी मानवाधिकार कार्यकर्ता है उसका प्रमुख कार्य यही है, ठीक है। तो ये जागरूकता अभियान ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाएगा कैसे? जब तक हम लोगों के पास ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता नहीं होंगे तब तक हम लोग इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो कार्यकर्ता का एक अभियान है, कार्यकर्ता जोड़ने का एक अभियान हम लोग चलाते हैं, जो दिसंबर माह तक हम लोगों का टारगेट है कि संगठन में 5000 कार्यकर्ता को हम लोग मेंबरशिप दिला रहे हैं। तो उस अभियान में आप सभी का हम सहयोग चाहेंगे कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और जरूरी नहीं है सिर्फ उपरा, दुर्गापुर, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कोई अगर आप लोगों का जान पहचान है तो वहाँ से आप मेंबरशिप करा सकते हैं, ठीक है। जैसे इस महीना में हिमाचल में 17 तारीख को हम लोगों का एक ऑफिस का उद्घाटन है। इसी 15 तारीख को एक और अच्छा अनाउंसमेंट कर देते हैं। जब बात उठी गई है तो बता दे रहे हैं कि इस संस्था को 15 अगस्त को एक सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है, NGO ऑफ द ईयर ह्यूमन राइट्स कैटेगरी में। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सम्मान का बात है। और ये अवार्ड रिसीव करने के लिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। 12 तारीख का टिकट ऑलरेडी हम लोगों का हो चुका है। तो ये किसी एक आदमी के बदौलत नहीं हुआ, आप सभी लोगों ने अच्छा काम किया है और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, तब जाकर के ये सपना हम लोगों का पूरा हुआ है। और आने वाले समय में संगठन जैसे काम कर रही है, दूसरे NGO के बारे में तो नहीं जानते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स कैटेगरी में आज के डेट में भी हम लोग इंडिया में नंबर 1 आते हैं, ठीक है। ये कहने की बात नहीं, आप नेट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स हैं जो आयोग का गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए काम कर रही है, लेकिन पेन पेपर में ज़्यादा काम होता है हम लोगों का, ठीक है। ग्राउंड में उतर के बहुत सारे NGO जो है उतना अच्छा से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग जो भी है, जिस रूप से चाहे कहाँ से हम लोगों को ट्रेनिंग मिला है पहले, तो जो भी है उस आधार पर हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक अच्छा मुकाम हासिल करने का जज्बा, जोश, ये सारा कुछ हम लोग लेते हुए आगे बढ़े हैं। सभी साथी का भरपूर सहयोग मिला है, इसीलिए आज
ये हम लोग बहुत कम दिनों में अचीव कर पाए हैं। आने वाला समय में और भी हम लोग कुछ करेंगे। फर्स्ट साल ही हम लोग भारतीय रत्न अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुए थे और क्या हुआ, आपका वेस्ट बंगाल से मात्र 2 ही संस्था थी जो नॉमिनेट हुआ था। तो पिछले साल हम लोग कहीं ना कहीं चूक हो गया, क्योंकि ऑल इंडिया बेसिस पर है तो बहुत सारे ऐसे महारथी हैं जहां हम लोग पीछे हट नहीं सके। तो इस बार जो है हम लोग नॉमिनेट भी हुए हैं और सेलेक्टेड भी हुए हैं, तो इन्विटेशन भी हम लोगों का आ चुका है। तो कुछ टीम के साथी को लेकर के हम जा रहे हैं। नेक्स्ट है आज के कार्यक्रम में कि आप लोगों को वेबसाइट और सॉफ्टवेयर जो है संस्था का, उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। आज वेबसाइट और सॉफ्टवेयर का जो डेवलपर है और जो संगठन का मेंबर भी है, वो आज हम लोगों के बीच में मौजूद है और खुद वो बारीकी से बताएंगे आप लोगों को। उसको ध्यान से देखिएगा, उसको जानने का प्रयास करिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले एक जान पहचान, जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं हम लोग, एक दूसरे से अगर जान पहचान हो जाए तो अच्छा रहेगा। उसके बाद हम लोग इस मीटिंग को आगे लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहले आप मैं रामानुज कुमार साहू, मैं सारा हूँ और मैं जनरल यूथ सेक्रेटरी हूँ और मेरा जुड़ने में संस्था में हो चुका है, जिसमें मेरा कुछ योगदान रहा है और मैं चाहूँगा कि और अच्छे से मैं योगदान दे सकूँ इस संस्था को आगे बढ़ाने में। मेरा नाम सौरभ वर्मा है, मैं पश्चिम बर्दान का यूथ मीडिया सेक्रेटरी। मेरा लगभग 6 महीना हो चुका है और ज़्यादातर काम अभी किए नहीं, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। आगे से हो सकता है ये और बड़ा। नमस्कार, मैं अमरेश सिंह, स्टेट प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल। मैं उन दिनों से साथ में हूँ जिस समय ये संस्था स्टार्ट हुआ था और हम लोग साथ में भी नमस्कार, मेरा नाम पिंटू कुमार दुनिया है और हम धनबाद में रहते हैं। तो इसमें मेरा फर्स्ट मीटिंग करते हैं। ठीक है, बोलो। नमस्ते, मेरा नाम रीमा रबानी और मैं न्यू ज्वाइन हुई हूँ, अभी जस्ट 2 दिन हुआ है। ये मेरा पहला मीटिंग है। अंडाल स्टेशन। নমস্কার, আমি টিঙ্কু কুন্ডু, অন্ডাল থেকে এসেছি। আমি এই নতুন জয়েন করেছি মণিমালা ম্যাডামের কাছ থেকে, আর আমি এই সংস্থা থেকে কিছু শিখে মানুষের জন্য কিছু করতে চাই। নমস্কার, আমি পরিমল বাবুই, অন্ডাল থেকে এসেছি। আর আমি রেলের সার্ভিস করি। তো ছোট্ট একটা দোকান আছে স্পোর্টসের, সেখানে ম্যাডামের সাথে পরিচয়। ম্যাডাম আমাকে এই হিউম্যান রাইটসের কিছু কথা বলেছিল, যেটা আমি বিশ্বাস করেছি আর এটার জন্য আমি গরিবদের জন্য কিছু করতে চাই। मेरा नाम हुआ विनय सराफ, अंडाल नॉर्थ बाजार से रहते हैं और ये मैम जो हैं हम लोग को जागरूक किए हैं और इसको जानने और अधिक से अधिक जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। पहला मीटिंग है और शुभेच्छा रही कि और आगे हम कर पाएँ। सर, मेरा नाम सर चिन्मय दास, हमारे उखड़ा, और सर मेरा तो नया ज्वाइनिंग है। आपसे जानने के लिए ही फर्स्ट ट्रेनिंग में आया है। मेरा नाम संदीप बर्नवाल है और मैं उखड़ा से बिलोंग करता हूँ। मैं अग्रसर संस्था से पहले भी गरीब बच्चों के लिए काम कर चुका हूँ और ह्यूमन राइट्स के लिए भी मैं थोड़ा काम करना चाहता हूँ। इसके बारे में मुझे मिस्टर राजन प्रसाद ने बताया है कि ये बहुत ही अच्छा संस्था है और ये गरीबों के लिए बहुत ही जागरूक करता है। ठीक। नमस्ते, मैं दीपा बोस, अंडाल ब्लॉक से महिला वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं 3 महीने हुए हैं वैसे, और कुछ करने की आशा रखती हूँ। 2 ज्वाइनिंग सिर्फ दिए हुए हैं अभी तक और आगे जाने की कोशिश कर रही हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर आर पी बर्नवाल, पांडेसर से। संस्था जब से शुरू हुई है, मैं नेशनल प्रेसिडेंट श्री कुलदीप सिंह जी को हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो
जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। और मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, समय तो बहुत कम मिलता है, लेकिन उनके कहने पर मैं कोशिश करता हूँ कभी कभी आने का मीटिंग में। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मानव सेवा के लिए जो भी मुझसे बन पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट का पद मिला है, जिसे मैं शहर स्वीकार करके और उस पद पर रहने का कोशिश कर रहा हूँ। उस पर जितने भी स्थिति परिस्थिति मेरी जो भी हो, मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कदम से कदम मिलाकर इस संस्था के साथ में आजीवन चलूँ। नमस्कार, মণিমালা চৌধুরী, অন্ডাল মহিলা প্রেসিডেন্ট। আমি কুলদীপ স্যারের হাত ধরে সংস্থায় এসেছি, আমাকে আমার বোন নিয়ে এসছে সংস্থায়। তো কুলদীপ স্যার আমাকে ভীষণভাবে গাইড করছেন। ডক্টর বানোয়াল স্যার আমার পাশে সবসময় আছেন। আর কি বলবো, মানে সংস্থা ভীষণ ভালো, এবং আমি আজকে আশা রাখছি আমি আজকে গেম করব, এবং আমার সঙ্গে আমার আন্ডার টিম যেন ভালোভাবে কাজ করে এবং এমএলএ সবাই ভালোভাবে কাজ করুক। सर, हम वकील अहमद दुर्गापुर का वाइस प्रेसिडेंट है। 6 महीना हुआ ज्वाइन किए हुए। यहाँ से कुछ सीख कर लोगों के लिए कुछ काम करने का इच्छा है सर। थैंक यू। मैं लक्ष्मी सिंह दुर्गापुर कमला ब्रिज ASP गेट से आया हूँ। आज मेरा फर्स्ट दिन है। आज प्रणाम नमस्कार। आज मेरा नाम गौतम कुमार शाह है, हम दुर्गापुर प्रेसिडेंट हैं। और आज ये मेरा पहला मीटिंग सबके साथ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शहनवाज अहमद है। मैं ट्रस्ट से बिलोंग करता हूँ और मुझे 1 महीना हुआ है ज्वाइन किया। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं अभी जस्ट ज्वाइन किया हूँ, संगठन सचिव के रूप में पोजीशन। नमस्कार, मेरा नाम संजय बनवाल है। मैं ड्यूटी जनरल डिप्टी सेक्रेटरी हूँ पश्चिम बंगाल। कुलदीप जी का कार्य को देखते हुए मुझे लगा कि मैं भी ज्वाइन करना चाहिए। मैं राजेश वर्णवाल, पंजेसर छोटा डिस्ट्रिक्ट हूँ। मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। कुलदीप सर के शुरुआती समय से ही उनके साथ और आशा करते हैं साथ में रहेंगे। हम लोग अक्टूबर में ऑलरेडी सब ब्लॉक ऑफिस का परमिशन चाहे थे कुलदीप सर से कि हम लोग ऑफिस हम लोग करना चाहते हैं, हम लोग का मेम्बर बहुत ज़्यादा हो गया है। और हम लोग कुलदीप सर के सहयोग से हम लोग एक कोटड़ी में एक ऑफिस का उद्घाटन किए, जो सोच के हुआ भी था। उसके बाद हम लोग कमल वितरण का भी काम किए हम लोग लेके से दिसंबर में। उसके बाद फरवरी महीना में भी हम लोग आई चेकअप का काम किया, जिसमें कुलदीप सर का बहुत सहयोग रहा और सारे मेम्बर्स का भी सहयोग रहा है। और आशा करते हैं कुलदीप सर का साथ रहा और सब मेम्बर का भी साथ रहा और आगे कुछ करने की इच्छा है। नमस्कार, मैं नारिम प्रसाद SSC टीचर हूँ और ह्यूमन राइट्स में अप्रॉक्स 1 मिनट मेरी ज्वाइनिंग की हो चुकी है। और आपका सेक्रेटरी है अंडाल का, मैं जनरल सेक्रेटरी। थैंक यू। सभी को मेरे तरफ से दिल से प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम विनय भूषण पोद्दार है और मैं विजन लाइफ मानव अधिकार फाउंडेशन का डायरेक्टर। मतलब शुरू से ही हम लोग दोनों बचपन के दोस्त हैं, कुलदीप जी और हम। तो साथ में ही जो भी करते हैं स्टार्टिंग, एक साथ कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं तो साथ में लोग शुरुआत किए हैं। और एक ही उद्देश्य से शुरुआत किए हैं कि जो भी मानव का सेवा करना चाहता है, जो भी उनके अधिकार का सेवा करना चाहता है, समूह बने, एक टीम बने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सेवा कर सकें। और हम लोग सेवा करके, एक होता है ना कि सेवा करें तो निस्वार्थ भाव से सेवा, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब तक आप निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं करेंगे तब तक हम मानव सेवा कर ही नहीं सकेंगे। तो ये जागरूकता आप लोग के अंदर हो, इसके लिए हम लोग बार बार मीटिंग करते हैं और आने वाला समय में इसके बारे में और कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बताएंगे। फिलहाल इसी बात को मैं कह के अपनी बात को भी यह समाप्त करता हूँ। आगे
कुलदीप जी आप लोग के प्रोग्राम और मैं इस संस्था का संस्थापक हूँ और इस संस्था को आरंभ करने के लिए मेरे मन में 2020 के पहले से ही ये ख्याल था, क्योंकि मानवाधिकार सेक्टर में पिछले 12 साल से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। और शायद इस पूरे वेस्ट बंगाल में अगल बगल में जो भी आप बड़ा बड़ा नाम देखते हैं ह्यूमन राइट्स का, सारे लोग हमसे जूनियर हैं। हालांकि ये बात हमको नहीं बोलना चाहिए, फिर भी आप लोगों को अवगत करा दे रहा है, ठीक है। तो वहाँ से हम लोगों ने शुरुआत किया, कुछ ऐसा हुआ, कुछ हम लोगों को ऐसा लगा जिसके कारण हम लोग सोचे नहीं कि हम लोगों को भी पूरे ऑल इंडिया बेस में ह्यूमन राइट्स के ऊपर में काम करना चाहिए, क्योंकि जिस मकसद से हम लोग आए थे, जिस मकसद से दिन रात हम लोग दे रहे थे संगठन में, एक संगठन में हम लोग थे, तो वहाँ वो पूरा नहीं हो पा रहा था। जो उद्देश्य था उस उद्देश्य से जो है वो लोग भटक गए थे, दूसरा काम करना प्रारंभ कर दिए थे। क्योंकि आप जानेंगे कुछ दिन में, आपको लगेगा आपके पास बहुत सारा पावर आएगा, और पावर आज भी है। अगर शायद उसको आप जान जाएंगे तो हो सकता है प्रत्येक दिन दुरुपयोग करेंगे और वो काम भी आपका सक्सेस होगा। तो वहाँ वो शुरू हो गया था, ठीक है। तो जिसके चलते हम लोग जो है वहाँ से बैकफुट हुए और 2020 में इस संस्था का हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, और बहुत कम समय में, क्योंकि इसके बारे में पहले से जानकारी थी, तो बहुत कम समय में बहुत कुछ संस्था के लिए हम लोग अंदर है उसमें। तो चलिए इस सिलसिला को, इस कारवां को हम लोग आगे बढ़ाए हैं और कोशिश कर रहे हैं, और जितना अच्छा से अच्छा आप लोगों के सामने में मेहनत करके आप लोगों को जितना शुरुआत के पहले कुछ आप लोगों को नॉलेज देने के पहले एक चीज़ और बता दे रहे हैं। आप लोग कुछ ऐसे कार्यकर्ता होंगे जिनका आप पोस्ट देखे होंगे, चाहे नए जुड़े हैं, जो भी कार्यकर्ता है उनके अंदर में 1% भी स्वैच्छिक भाव होता है समाज सेवा का, तभी उनको हम लोग यहाँ मेंबरशिप देते हैं। और आप लोगों को आज भी कह रहे हैं कि अगर समाज सेवा से अगर प्रभावित होगा, उनके अंदर में 1% भी इच्छा होगी, अंदर से उनको जागरूकता होगी कि हम समाज सेवा करने के लायक हैं, वैसे ही लोगों को मेंबरशिप दीजिएगा, यहाँ भीड़ लगा के कोई लाभ नहीं, ठीक है। और थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा सभी लोगों को, ठीक है। और जो भी पोस्ट का सीनियर जूनियर है उसका भी रिस्पेक्ट करना है। आप हो सकते हैं हमसे बहुत सारे लोग सीनियर हैं, चाहे हम बहुत लोगों से सीनियर हैं, तो वो उस समय का सिचुएशन तय करेगा, ठीक है। आपसी सहयोग सबका बना हुआ रहे, ऐसे काम करना है। कहीं कोई भी अगर आप लोगों को दिक्कत आती है, कोई डिस्प्यूट होता है टीम में, कुछ भी होता है, एक बार डिस्कशन हमसे जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपका छोटा भाई या बड़ा भाई के नाते हम बहुत कुछ बताएंगे आपको, और आप लोगों से समय समय पर हम राय भी लेते रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक महीना में एक मंथली मीटिंग होता है हर कमेटी का, हम लोग भी करते हैं, गाड़ी भी करते हैं, और जितने भी कमेटी है सारे लोग जो है इसके ऊपर में काम कर रहे हैं। तो आप लोग वहाँ अपना अपना कमेटी में जाकर के वो काम करेंगे, और किसी को कोई बाइकआउट नहीं करेंगे। जैसे श्याम जी आपको एक चीज़ और बता रहे हैं, डायरेक्ट हमको कॉल नहीं करते, आप इनको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप इनको कॉल कर सकते हैं, इनको कॉल कर सकते हैं, ये बेहतर तरीका होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा सबको सीख लेना है। इससे क्या होगा जानते हैं, सबका बोझ हल्का हो जाएगा। सभी लोगों का कॉल डायरेक्ट मेरे पास ही आएगा, तो हम ही सीख रहे हैं, आप इन लोगों को सीखने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो जो आपको जिस कमेटी से लेकर के आया, उस कमेटी का जो भी सीनियर है उनसे थोड़ा सा जानने का कोशिश करिए, उनको भी मौका दीजिए सीखने का, वो आपका क्वालिटी को वहाँ से दूर करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम का शुरुआत के पहले थोड़ा सा एक छोटा सा कार्यक्रम है, उसको हम लोग पूरा कर लेते हैं, क्योंकि दो लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो पहली बार इस कार्यक्रम में आए हैं। एक प्रेसिडेंट है, यूथ प्रेसिडेंट, और एक जनरल सेक्रेटरी है पूरे पश्चिम बर्धमान का। तो हम लोगों का यहाँ प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का अलग बैच आता है, तो हम चाहेंगे उनसे उनका सम्मान करें और इस कार्यक्रम को आगे लेकर के जाए। तो सबसे पहला नाम है संजय बर्नवाल जी, जो पश्चिम बर्धमान के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि सर यहाँ आए और अपना बैच नेक्स्ट है गौतम कुमार शाह, दुर्गापुर से हैं और दुर्गापुर के यूथ सिटी प्रेसिडेंट हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि यहाँ आए
आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, उसको भी जल्दी कर दे रहे हैं। संगठन में 23 प्रोटेक्शन टीम बना है, तो पहले से ही है, इसका जो संविधान है उसी के अंतर्गत ही आता है। तो संगठन में 23 प्रोटेक्शन टीम है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 4 कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगी, जैसे सिटी हो गया, नेशनल हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया और ब्लॉक। तो चारों का अलग अलग प्रोटेक्शन टीम है, जिसके बारे में आज आप लोगों को बताते हैं। जैसे पुलिस प्रोटेक्शन है, इस तरह से बहुत सारे प्रोटेक्शन है। तो उसी में पूरे नेशनल प्रोटेक्शन टीम में पुलिस प्रोटेक्शन का पोस्ट श्री राजेश बर्नवाल जी को हम लोग आपसी सहमति से दिए हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार उनके लिए जोरदार चाहूंगा। उनका कार्ड भी है, ऑल इंडिया पुलिस प्रोटेक्शन हेड। प्रशासन को लेकर के, प्रशासन से कोई भी इस तरह का रिलेटेड कोई भी काम हो, पुलिस को लेकर के कोई काम हो, तो आप इनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। बाद में आप लोग नंबर ले लीजिएगा। नेक्स्ट है, चलिए अब आप लोगों को थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स क्या है उसके बारे में, संस्था का शुरुआत कैसे हुआ और ये संस्था कैसे काम कर रही है, कहाँ कहाँ से रजिस्ट्रेशन है, ये सारे चीज को बताने के लिए मैं विनय भूषण पोद्दार जी को आग्रह करूंगा कि वो थोड़ा सा बारीकी से हम सभी को बताएं, ताकि आने वाले समय में कहीं भी हम लोग कोई कार्यक्रम करें या किन्हीं को संगठन के बारे में बताना अगर होगा तो अच्छी तरह से हम उनको बता पाए। चलिए मैं आग्रह करता हूँ सर को कि वो इसको पूरी डिटेल से बताएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप सर। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित आज के इस मीटिंग में आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ आया और आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा, इजाज़त है? इजाज़त है ना? आज हम लोग जो यहाँ पे मीटिंग में इकट्ठा हुए हैं, पर्पस क्या है, क्यों आए हैं? थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कीजिएगा, कुछ बोलिए, क्यों आए हम लोग मीटिंग में? सीखने के लिए, कुछ सीखने के लिए, है ना? ये मीटिंग चलेगी, मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आपका फोकस यहाँ पे हो, ताकि आप लोग कुछ जान सके, सीख सके। क्यों? माइक के बगैर मेरा आवाज ठीक आ रहा है? हाँ। बढ़िया, थोड़ा सा ये रहता ना माइक तो ठीक रहता। मैं यहाँ पर क्या बोलूँ कि हमारा जो मन है ना, अगर इन मन को थोड़ा सा इधर उधर किए और कोई एक शब्द यदि मिस हो गया, हो सकता है कि जो सीखने वाले थे वो हम नहीं सीख पाएंगे। इसलिए जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो शिक्षक क्या बोलते हैं? ध्यान से पढ़ो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ध्यान से पढ़ेंगे तभी हमारा ज्ञान बढ़ेगा, और जब तक हम लोग का ज्ञान नहीं बढ़ेगा, नॉलेज नहीं बढ़ेगा, तो जो चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं वो चीज़ हम लोग नहीं कर पाएंगे। मैं सही हूँ ना? चलिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कुलदीप जी को कि आज मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं आपको मानवाधिकार, विजन लाइफ मानवाधिकार फाउंडेशन के बारे में बता सकूँ। स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों के सामने में स्क्रीन में दिख रहा होगा संस्था का नाम, विजन लाइफ मानवाधिकार फाउंडेशन, जिनका सेंट्रल ऑफिस दिल्ली बर्लिन एयरपोर्ट दिल्ली में है, जिसका सेंट्रल ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस झांझरा माझीपाड़ा तिलाबनी मेन रोड उखड़ा, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, जिसका पिन नंबर 713363। कंपनी का जो वेबसाइट है, वेबसाइट का एड्रेस क्या है? www.bhrf.org.in। ठीक है, अपना गूगल में आप सर्च करेंगे bhrf.org.in। ये हम लोगों का संस्था का वेबसाइट एड्रेस है। यहाँ पर आपको संस्था की पूरी जानकारी, पूरा जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में, और हमारे जो संस्था की जो वेबसाइट डेवलपर हम लोग के बीच में है, बारीकी से आपको वेबसाइट के बारे में अभी जानकारी देंगे।
और ईमेल एड्रेस है VHRF दिल्ली, जो सामने स्क्रीन में दिख रहा है। कस्टमर केयर का नंबर भी आपको सामने में स्क्रीन में दिख रहा है। आगे हम लोग चलते हैं इसके बाद संस्था के बारे में जानने के लिए। विजन लाइफ मानव अधिकार फाउंडेशन का परिचय। ये लोगो देख रहे हैं ना, ये हम लोग का लोगो है। रजिस्ट्रेशन डेट 7/10/2020 को स्थापना हुआ विजन लाइफ मानव अधिकार फाउंडेशन का। भारत के किन किन विभागों से पंजीकृत है, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि संस्था किन किन विभागों से पंजीकृत है। तो जो सबसे पहला है कि हम लोग नीति आयोग से रजिस्टर्ड हैं। आज भारत में जो भी संस्था है, जितने भी संस्था हैं, यदि उनको भारत में काम करना हो तो उनको नीति आयोग से रजिस्टर होना पड़ेगा। और कोई संस्था ये यदि कह रही है कि हम एक संस्था है और उनका नीति आयोग से रजिस्टर नहीं हुआ है, तो समझ लीजिए कि उसका स्वार्थ, उसका मन में उसका इंटेंशन कुछ और है। संस्था के नाम पे इंटेंशन कुछ और है, क्योंकि नीति आयोग ही सारी संस्था की देखरेख करती है, वहां से सारा गाइड होता है। ठीक है ना। आगे है हम लोग आयकर विभाग से भी रजिस्टर्ड। आयकर विभाग में क्या क्या आता है, पैन आ जाता है, टेन आ जाता है, और ATG ज्वेलरी। कोई भी संस्था में यदि कोई व्यक्ति डोनेशन करता है तो गवर्नमेंट ने एक नियम बना के रखा है कि यदि आप जो संस्था में डोनेशन करते हैं तो सरकार के द्वारा जो टैक्स लगता है उस पर आपको छूट दिया जाएगा, यदि संस्था ATJ रजिस्टर्ड है तो हमारे यहाँ आप लोग को भी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे मिलते होंगे जो टैक्स स्लैब से ऊपर चले जाते हैं। वो चाहते हैं कि मैं कुछ डोनेशन करूं, तो आप लोग निश्चित उनसे आप कहिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि आप मेरे संस्था में डोनेशन कीजिए। आपको जो टैक्स स्लैब में छूट चाहिए, आपको यहाँ से मैं पेपर बना के दे सकता हूँ, जहाँ से आप छूट पा सकते हैं सरकार के घर में। ठीक है, तो हम लोग के पास वो सारा पेपर अवेलेबल है जिससे हम लोग टैक्स में छूट दे सकते हैं। इसके साथ हम लोग ISO 9001/2015 सर्टिफाइड संस्था है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से भी हम लोग रजिस्टर्ड हैं। भारत के किन किन राज्यों में हम लोग कार्यरत हैं, इसके बारे में भी जानना हम लोग को जरूरी है। तो अभी हम लोग दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में तो हम लोग अभी मीटिंग ही कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में, झारखंड में बहुत अच्छा से काम हो रहा है, बिहार में भी बहुत जिलों में काम हो रहा है अभी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, उड़ीसा में और हिमाचल प्रदेश में। और ईशान के अभी कोई स्टेट पढ़ा है क्या? ये सारे राज्य में काम हो रहा है, और हम लोग का सपना है कि भारत के हर राज्य में हम लोग इस संस्था का मेंबर को लेके जाए। इस संस्था के माध्यम से हम लोग भारत के हर राज्य में काम करें। जी सर एक और स्टेट है मुंबई, ये महाराष्ट्र में भी हम लोग का काम स्टार्ट हो गया, जो कि मुंबई सिटी में। तो धर्मेंद्र जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह ठीक है। सर महाराष्ट्र में हम 3 लोगों का जानी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आवर एक्टिविटी क्या क्या हम लोग करते हैं, संस्था भी क्या क्या कर रही है, और यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं जिस क्षेत्र से भी आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि जो एक्टिविटी संस्था भी कर रही है वो अपने क्षेत्र में एक कमेटी गठन करके, हम लोग भी चाहेंगे कि वहाँ पर ये एक्टिविटी हम लोग करें। क्योंकि कोई भी एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए, एक संगठन चाहिए। एक अकेला व्यक्ति तो कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता है ना, कर सकता है क्या? जब तक एक कमेटी नहीं होगी तब तो हम लोग वो एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस क्षेत्र से भी आए हैं, जिस कमेटी से भी आए हैं, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा, यही गुजारिश रहेगा कि अपने क्षेत्र में आप कमेटी को बनाइए, और जो एक्टिविटी संस्था कर रही है वो अपने क्षेत्र में भी हम लोग करें। क्योंकि अभी ज़्यादा जो है सो जिस क्षेत्र में कमेटी है वहाँ पे अपना एक्टिविटी कर रही है। तो सबसे पहला जो एक्टिविटी है, क्या हम लोग कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन। ठीक है, ब्लड डोनेशन यहाँ पर करने का तरीका ऐसा नहीं कि हम लोग कैंप लगा के ब्लड डोनेशन करते हैं। यहाँ पर क्या है, यदि कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में उसको ब्लड की जरूरत है, तो डायरेक्ट हम लोग हॉस्पिटल में जाकर के ब्लड देते हैं। कैंप लगा करके ब्लड देने से थोड़ा सा दिखे कि उसका मिसयूज हुआ है, कि आप कैंप लगा करके ब्लड दे दीजिए, उसका मिसयूज कर लेते हैं डॉक्टर लोग। तो यहाँ पर जब किसी को ब्लड की जरूरत है तो आप संस्था के जो भी एक्टिव मेंबर है आपके एरिया के, उनको फोन करिएगा, और हम लोग ग्रुप के माध्यम से जो भी है, दुर्गापुर में तो अभी फिलहाल जिनको भी ब्लड की जरूरत पड़ी है, आज तक ऐसा कोई सदस्य, कोई ऐसा बीमार नहीं मिला जिनको ब्लड नहीं मिला है संस्था के माध्यम से। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसके लिए दुर्गापुर के जितने भी टीम मेंबर्स हैं यहाँ पे, खास करके कुलदीप जी की अगुवाई में जो भी काम हो रही है,
मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज तक ऐसा कोई व्यक्ति जो ब्लड के लिए हम लोग के पास आया और उसको ब्लड नहीं मिला। तो ये चीज़ हम लोग भारत के हर कोने में करना चाहते हैं और इसको हम लोग को करना पड़ेगा और इसके लिए हम लोगों को संगठन चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर में भी हम लोग का एक ऐसा सिस्टम है कि ब्लड आप लोग से ब्लड जब आप लोग किसी का फॉर्म भरते हैं तो हम लोग ब्लड ग्रुप लेते हैं। तो ऐसा कभी नहीं कीजिएगा कि अभी ब्लड ग्रुप मेरे पास नहीं है, कोई भी ब्लड ग्रुप हम लोग भर के जमा कर देंगे। क्या होता है, मान लीजिए कि हम लोग सर्च करते हैं कि भाई इसका ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, आप जब वहाँ चेक करने के लिए जाते हैं आपको ये प्लस ब्लड ग्रुप निकल गया। अब मान लीजिए उस समय उसको हम लोग तो विश्वास के साथ भेज दिए कि वो पॉजिटिव ब्लड है, अब वहाँ निकल गया A+ और उसको सख्त रक्त की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी है खून का, हम लोग विश्वास करके भेज दिए, ठीक है। अब वहाँ निकल गया जो ब्लड ग्रुप था वो नहीं निकला, तो क्या होगा, उससे किसी का जान भी जा सकता है। इसलिए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कभी किसी को नहीं दीजिएगा, ये हमेशा अपने दिमाग में रखिए। इससे बहुत तरह का बात हो सकता है, संस्था भी बदनाम हो सकती है कि झूठ मूठ का आदमी भेज दिया, इसको देना नहीं था इसलिए आदमी भेज दिया इस तरह से। तो इन्फॉर्मेशन के बारे में भी काम करते हैं। कपड़ा बैंक का काम किस तरह से होता है, यहाँ पर आप लोग भी जब कमेटी बनेंगे, जिनके घर में भी जो अनयूज कपड़ा है, जो यूज नहीं हुआ है लेकिन वो पहनने योग्य है, उसको पहन सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उस कपड़े को कलेक्शन करके उसको ठीक ठाक करके जिनको जरूरत है उनके बीच में हम लोग कैंप लगा करके वितरण करते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि कपड़ा नहीं खरीद पाते हैं। बोलना है कुछ जो है सो कपड़ा जिनको जरूरत है, जिसको जरूरत होता है उसको हम लोग दे देते हैं। ये कपड़ा बैंक की तरफ से हम लोग काम होता है। तो ये भी चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में आप लोग जरूर करें। उसके बाद फ्री कंप्यूटर एजुकेशन, हम लोग के संस्था में बहुत ऐसे मेंबर हैं जो कंप्यूटर के नॉलेज रखते हैं, तो वो जो बच्चा कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और उनके गार्जियन उसको नहीं सिखा पा रहे हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको भी फ्री कंप्यूटर एजुकेशन हम लोग दे सकें। इसके अलावा हम लोग का अगला एक्टिविटी क्या है, फ्री में ट्यूशन। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं और उनको टाइम मिलता है, तो आप अपने एरिया में जो बच्चे गरीब बच्चे हैं ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप उसको लेकर के 1 घंटा ट्यूशन। इससे 2 लाभ होगा, एक तो आपका रिवाइज हो जाएगा, दूसरा बात उस बच्चे को भी आप जो नॉलेज दे देंगे, कल दिन जा करके वो बच्चा कुछ अच्छा करते हैं तो जिंदगी भर आपको नहीं भूलेंगे, आपको भगवान की तरह मानेंगे। तो ये काम हम लोगों को जरूर करना है, निस्वार्थ भाव से करना है। यदि आप निस्वार्थ भाव से इस काम को करते हैं तो मेरा यकीन मानिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दुनिया का सबसे अच्छा सुख क्या है, दूसरे को सुख देने में। जब आप दूसरे को सुख देंगे ना, दूसरे का जो सपना है उसको पूरा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये सिर्फ आपको ऊपर ही अच्छा नहीं लगेगा, ऊपर वाले भी ऊपर से देखते हैं कि जो अच्छा काम करते हैं उनको जो है सो उसी तरह से उसको पुण्य भी मिलता है। तो ये हो गया फ्री ट्यूशन। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, फ्री में सिलाई का काम, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, रोजगार से सीधा जोड़ने के लिए महिलाओं को सिलाई का काम भी हम लोग सिखाते हैं। और सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन, महिलाओं को सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में जागरूक करके, आज भी गांव में सैनिटरी पैड के बारे में महिला सब नहीं जानती और उसके कारण वो जो सो बीमार पड़ जाती है। तो उसके बारे में जागरूक करके पैड क्यों यूज करना चाहिए, महिला को क्यों जरूरत है, इसके बारे में भी हम लोग काम एक मुहिम की तरह काम करेंगे। और ये हम लोगों को आगे चल करके कर रहे हैं और सैनिटरी फ्री में हम लोग सैनिटरी पैड भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, नारी को सशक्तिकरण करने के लिए जो भी महिला लड़की लोग हैं उसको डिफेंस हम लोग सिखाते हैं। कंबल वितरण का भी प्रोग्राम आप लोग देखे होंगे वीडियो में, यदि आप यूट्यूब देखते हैं तो ठंडा के दिनों में जो भी गरीब जिनके पास ठंडा से जो है सो बचने के लिए कोई उपाय नहीं होता है तो हम लोग उसको कंबल वितरण के अभियान कार्यक्रम में कंबल भी देते हैं। इसके अलावा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, हेल्थ कैंप चेकअप, हम लोग हेल्थ जो है सो कैंप हमेशा लगाते हैं। हेल्थ चेकअप कैंप आप लोग देखते होंगे यूट्यूब वीडियो में, कभी झांझरा में, कभी उखड़ा में, तो कभी कहाँ। आप लोग भी चाहें तो अपने एरिया में फ्री में हेल्थ चेकअप कैंप लगा, ठीक है। तो हेल्थ चेकअप कैंप बीच बीच में लगता है। इसके अलावा लीगल अवेयरनेस कैंप, जिस काम के लिए हम लोगों का संस्था रजिस्ट्रेशन हुआ है कि एक तो मानव अधिकार के बारे में जागरूक करना है। लीगल अवेयरनेस कैंप जो अभी कुछ देर बाद बहुत सारे लोग आपको कुछ धारा के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये अवेयरनेस कैंप हम लोग बीच बीच में चौक चौराहे पे या कहीं पर भी आप लोग अपना एक बैनर लगा करके
उसके बारे में नॉलेज लेकर के लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप भी हम लोग लगाते हैं। कुछ दिन पहले 2020 में पूरा विश्व एक महामारी से गुजरा है, कोरोना जिसका कोविड-19। उस समय हमारी संस्था ने जो लोग जो सो खाने के लिए तरसते तो फूड बैंक के माध्यम से, फूड डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी सहयोग किया पूरा देश में, और आने वाला समय में भी हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये कार्यक्रम हम लोग का चलता है, ये एक्टिविटी हम लोग का है। तो ये जो भी एक्टिविटी है हम लोग चाहेंगे कि जिस क्षेत्र से भी यहाँ पर आप लोग सदस्य उपस्थित हुए हैं, अपने क्षेत्र में एक कमेटी को बना करके ये सारा एक्टिविटी हम लोग समय समय पर करें, ताकि ये संस्था में जो है सो नाम हम लोग का पूरा भारत में फैले। आज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का नज़र किसके ऊपर में आ रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, तो हम लोग इस काम को करेंगे निस्वार्थ भाव से, तो हम लोग के नज़र में आएगा। यदि आप उसके सदस्य हैं तो आप भी गवर्नमेंट के नज़र में आगे। हमारा लक्ष्य क्या है? तो एक ही लक्ष्य है हमारा, भारतीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों पर चलकर भारत के प्रत्येक व्यक्ति तक मानव अधिकार कानून की जागरूकता फैलाना तथा मानव अधिकार के उद्देश्यों को सरल भाषा में लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले जो अभी हम लोग एग्जाम देंगे उसके बारे में तो बताया ही जाएगा। उसके पहले हम लोगों का जो वेबसाइट है, जो सॉफ्टवेयर है, उसको पहले आप लोग बारीकी से जान लीजिए, उसके बाद मैं सारा कुछ बताऊंगा आप लोगों को। तो सॉफ्टवेयर और वेबसाइट के लिए मैं रामानुज जी से आग्रह करूंगा कि वो डिटेल्स में इसके बारे में बताएं, ताकि एक भी ऐसा पॉइंट नहीं हो जो छूट जाए। ठीक है, आइए। इससे पहले वेबसाइट कौन कौन विजिट किए हैं? थोड़ा सा वेबसाइट कौन कौन विजिट किए हैं पहले? कैसा लगा वेबसाइट, पहले वो बताइए। उसमें क्या क्या कमी है और क्या क्या होना चाहिए, फीडबैक देते हैं आप लोग? और बेटर किया जाएगा। हाँ, बस वही चीज बेटर कैसे किया जाए, क्योंकि हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन अगर फीडबैक बीच बीच में आता रहेगा तो कुलदीप सर उसको भी बोलेंगे और हम लोग उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग संक्षेप में कुछ बताते हैं। आप एक बार वेबसाइट जो विजिट कर लिए हैं वो अपना फीडबैक के द्वारा कुछ भी चलता है तो यहाँ पे करंट न्यूज चलेगा। जैसे अभी 24 तारीख को हम लोग का प्रोग्राम होने वाला था, तो यहाँ पे देखिएगा शो हो रहा है। उसके बाद टी-शर्ट है, डोनेशन है, वगैरह वगैरह जो भी है। अबाउट DHRF के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक हेल्पलाइन नंबर है हम लोग का। ठीक है, यहाँ पे आप अपना पिन कोड डाल के अगर कोई भी हेल्प चाहिए किसी को भी, अननोन पर्सन को, मान लीजिए कि आप लोग जुड़े हैं तो आप लोग कुलदीप सर का नंबर है, लेकिन बहुत ऐसे आदमी हैं जो संस्था को बस जान रहे हैं लेकिन उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। वो अपना पिन कोड जैसे ही डालेंगे और सर्च करेंगे तो उनको एक नंबर मिलेगा। ठीक है, ये नंबर आ गया। उस पिन कोड में जो भी नंबर अवेलेबल होगा वो आप लोग को मिल जाएगा। उसमें कॉल करके कोई भी आप जानकारी ले सकते हैं। वैसे यहाँ पे आपका एक्टिव मेंबर का ही नंबर आएगा। ठीक है, जो सो गए हैं ज्वाइन होने के बाद उनका नंबर यहाँ पे नहीं शो करेगा। हम लोग का यहाँ गैलरी है जहाँ पे आप लोग को जो भी फंक्शन वगैरह होता है उसका आपको फोटो मिलेगा, और आप यहाँ पे मोर पोर्टफोलियो में जाके और भी फोटो वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, जो भी काम होता है आपका सारा एक्टिविटी यहाँ है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट अस के बारे में। ठीक है, अबाउट अस के बारे में पूरा ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे चेयरमैन का थोड़ा सा मैसेज दिया हुआ है, ये इनका क्या सोच है हमारे संस्था को लेके। उसके बाद लीगल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप कोई भी अगर कहीं भी इशू होता है, मान लीजिए आप जब काम करने जाइएगा तो प्रशासनिक भी आप लोग को टॉर्चर किया जाएगा, और भी बहुत सारा चीज़ है। आप यहाँ पे लीगल जो डॉक्यूमेंट है वो भी आप शो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारा संस्था का डॉक्यूमेंट है वो सब आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा, आप किसी को भी शो करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आपका ISO सर्टिफिकेट है। और भी जो है उसके बाद है लीगल में आपको और भी बहुत सारा धारा वगैरह के बारे में, ह्यूमन राइट एक्ट, IPC एक्ट, RTI और भी जो है वो सारा जानकारी आपको यहाँ से मिलेगा। उसके बाद है पोर्टफोलियो बैंकिंग। मान लीजिए कहीं आप जाते हैं डोनेशन के लिए, तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, बैंकिंग नेम दिया हुआ है,
आप यहाँ से डोनेशन दे सकते हैं, डायरेक्ट संस्था के अकाउंट में जाएगा और जो भी डोनेशन करेंगे उनका नाम यहाँ स्क्रॉल होगा। ठीक है, अभी लास्ट 50 मेंबर का यहाँ पे नाम स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे कांटेक्ट। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है, कोई भी क्वेरी हो रहा है, अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे, नंबर नहीं है, तो आप यहाँ पे जाके अपना क्वेरी को सेंड कर सकते हैं। ये हमारे चेयरमैन साहब के पास जाएगा, उनको कोई भी दिक्कत होगा, जो भी ऑफिस इंचार्ज है वो आपको कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ लिंक वगैरह दिया है, आप इनसे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लैंग्वेज, दुनिया के किसी भी भाषा में आप इस वेबसाइट को खोल सकते हैं। कोई ऐसा भाषा आता है तो बोलिए, उसी में खोल के आप लोग को दिखाते हैं। बांग्ला, संथाली सर, देखिए बंगाली में आप लोग को ये अवेलेबल हो गया। जिनको भी पढ़ना आता हो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर बोलिए बड़ा करने वो भी कर देते हैं। और भी कोई लैंग्वेज, जापानीज वगैरह हो गया, या फिर आपको जर्मन लैंग्वेज वगैरह जो भी आता है आप उसमें खोल के पढ़ सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। अब हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर का, क्योंकि अभी तक तो बाहरी पार्ट हम लोग देखे, अब है सॉफ्टवेयर जिसमें पूरा संस्था रन कर रहा है और आपको हर जानकारी वहां से अवेलेबल होगा। तो हम लोग लॉगिन कर, मेंबर का आईडी है जिसमें आपको डैशबोर्ड में अपना पूरा डिटेल दिखेगा। ठीक है, और एक चीज है कि बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि हमारा कार्ड कब रेन्युअल होगा नहीं होगा, उसके बारे में भी आप अपने साइट में जब लॉगिन कीजिएगा तो नीचे आपका कार्ड का वैलिड डेट लिखा होगा। उसके पहले आपको अपना रेन्युअल करा लेना है। पासवर्ड भी आपको यहाँ मिल जाएगा, यूजर नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, सारा डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगा। ब्लड ग्रुप भी यहाँ पे है, अगर कोई अपडेट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। डाउनलोड सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं यहाँ से, और डाउनलोड आईडी कार्ड भी कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 3 चीज चेंज नहीं होगा सर, बस आपका नाम, मोबाइल नंबर और आपका ब्लड ग्रुप। आप यहाँ से अपना जो सर्टिफिकेट है, जो लाइफ टाइम मेंबर सर्टिफिकेट दिया जाता है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना आईडी कार्ड भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किसी भी न्यू मेंबर को यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे मेंबर ऑप्शन में जाइएगा, ऐड मेंबर में क्लिक कीजिएगा तो आपके पास एक फॉर्म खुल के आएगा। ये फॉर्म फिलअप करने से न्यू मेंबर का एंट्री यहाँ से होगा। अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है तो आप जैसे ही डाउनलोड के बटन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप इसको खोलिएगा तो आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, इसको आपको प्रिंट करा के फॉर्म फिलअप करके अपने जो भी नियरेस्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पे आपको भेज देना है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग जो भी आपके रेफरेंस से मेंबर जुड़े हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन आपके रेफरेंस से जुड़े हैं। उसके बाद है रिव्यू लिस्ट। आपके टीम मेंबर में बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिए आपके पास भी जानकारी होना चाहिए कि किसका कार्ड रिन्यूअल होना है नहीं होना है, तो आप यहाँ से वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जिनका भी कार्ड रिन्यूअल होना है यहाँ लिस्ट आ जाएगा। और एड डोनेशन, मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जैसे कि ये बताएं कि इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं, तो उनको अगर डोनेशन देना है तो आप उनका फॉर्म यहाँ से फिल कर सकते हैं। डोनेशन अगर आपके द्वारा संस्था में कोई भी दिए हैं तो आप यहाँ उनका लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद ब्लड ग्रुप, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी हमको जरूरत पड़ता है, अर्जेंट जरूरत पड़ता है, इसके लिए कोई नोटिफिकेशन पहले नहीं दिया जाता। अगर कोई आपको डोनर मिलता है, मान लीजिए कि संस्था में नहीं जुड़ रहा है, लेकिन वो अपने आप को यहाँ पे लिस्ट करता है कि अगर ब्लड का जरूरत पड़ेगा तो हम देंगे, तो आप यहाँ पे उनका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ऐड ब्लड डोनर में जाके फॉर्म भरिए। उसके बाद यहाँ पे आप उनका लिस्ट, जो भी लिस्ट है आप यहाँ देख सकते हैं। और एक चीज बता दें कि यहाँ पे आपका जो दुर्गापुर है जैसे सिटी है, तो उसमें जितना भी मेंबर है बस उसी का लिस्ट है। ठीक है, मान लीजिए बेंगलोर का आदमी का लिस्ट आपके पास आ गया, आपको दुर्गापुर में जरूरत है तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, वो आएगा तब तक तो 2-3 दिन ऐसे निकल जाएगा। तो आपका बस यहाँ दुर्गापुर का ही लिस्ट रहेगा। अगर कोई बेंगलोर में है तो उसके पास बस बेंगलोर का लिस्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद है कि कौन किस ब्लड ग्रुप का है, यहाँ पे आप ब्लड ग्रुप देख सकते हैं। उसके बाद है ब्लड डोनेशन। एक मिनट सर, अगर कोई बिहार गया और उसको कोई जरूरत पड़ गया, मेरे पास तो लिस्ट नहीं है, तो कैसे बदलेंगे? देखिए सर, आपको वहाँ लिस्ट नहीं है, लेकिन वहाँ मेंबर अगर हैं तो आप अपने किसी भी हेड को कॉल कीजिए या फिर चेयरमैन को कॉल कीजिए। ठीक है, ये उनका चार्ट देख लेंगे, उनमें जो भी अवेलेबल होगा वो। ठीक है, ब्लड डोनेशन आप देख सकते हैं, आपके द्वारा आपके
दुर्गापुर सिटी में कौन कौन दिए हैं, ठीक है। और एक चीज़ है, इसमें एक और मॉडिफाई किया गया है कि जो ब्लड अवेलेबल है, मान लीजिए आज आप दिए तो आप अभी 3 महीने तक ब्लड नहीं दे सकते, तो आपका जो नाम है वो लिस्ट से गायब हो जाएगा, ताकि आपको कॉल नहीं जाए। जब आपका 3 महीना पूरा हो जाएगा ब्लड देने के बाद, तो आपका लिस्ट में फिर नाम आएगा। अगर फिर किसी को जरूरत पड़ता है पॉजिटिव का, तो आपको कॉल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मॉक टेस्ट, डिस्ट्रिक्ट टीम। अब मान लीजिए कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का जो टीम है, सारे मेंबर का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। कोई भी जरूरत होता है आपको डिस्ट्रिक्ट में, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बारी है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट में क्या है कि ये आपका जो भी बताएंगे उसके बाद हम लोग इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ है। आप अपने प्रोफाइल को अगर एडिट करना है, मान लीजिए जैसे आपका सवाल था पासवर्ड का, तो पासवर्ड आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 3 चीज एडिट नहीं कर सकते हैं, अपना नाम, मोबाइल नंबर और ब्लड ग्रुप, बाकी आप सब एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा पार्ट था सॉफ्टवेयर और वेबसाइट का। अगर इसमें कुछ लगता है कि नहीं ये ऐड होने से हम लोग और बढ़िया हो, तो आप फीडबैक दे सकते हैं। इंडिया में तो भारतीय संविधान है जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे अच्छा संविधान है। उसके बाद भी मानवाधिकार का जरूरत पड़ा इंडिया में। संविधान में जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका खुलेआम हनन हो रहा था, ठीक है। और करने वाले कौन है? समाज के ठेकेदार। समाज के ठेकेदार कौन है बता सकते हैं आप लोग? कौन? उनको ऑथराइज दिया गया कि आप समाज का ठेकेदार बने। हाँ, ठीक है। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सबसे बड़ा सोशल वर्कर है। आप मंच पर देखिएगा, वो लोग भाषण देते हैं तो कभी भी नहीं कहते ये कमेटी का ही है, विशिष्ट समाज सेवी, ठीक है। उनको ये बोल करके संबोधित किया जाता है, लेकिन क्या आपका समाज में वो सेवा कर रहे हैं? क्यों इतना एनजीओ का जरूरत पड़ेगा देश में? एनजीओ का जरूरत क्या है? एनजीओ के पास उतना पावर भी नहीं है जितना एक राजनीतिक पार्टी के पास पावर है। राजनीतिक पार्टी चाहे तो हर कुछ कर सकता है, लेकिन क्या करता है वो? तो इसीलिए पूरे देश में जो है, जब से ये राजनीतिक पार्टियां शुरू हुई, वहां से देखा गया है कि देश का जो है विकास के साथ साथ ये लोग और भी कुछ कर रहे हैं। स्वीट पॉइजन का नाम जानते हैं? स्वीट पॉइजन किसको कहता है? मीठा जहर, जो आपको बहुत जल्दी नहीं मारेगा, धीरे धीरे मारेगा, ठीक है। तो ये लोग जो है उसी तरह का काम कर रहे थे। धीरे 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 काम करते 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 समाज में एक ऐसा ऊंच नीच का जगह तैयार कर दिए, जहां आज जो है जाति के लिए, धर्म के लिए, शिक्षा के लिए, तरह तरह इस तरह की चीज के लिए जो है लड़ाई भी करते हैं और डेली जो है परेशान भी रहते हैं। होता है कि नहीं आपके समाज में? ठीक है। तो ये सब चीज को देखते हुए, अच्छा हम लोग एक चीज और जान लें कि हम लोग वैसे देश में रह रहे हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट है। इस देश में अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो आज बहुत कुछ होता, ठीक है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ये सुप्रीम कोर्ट कैसे हुआ जानते हैं? ठीक है। हम लोगों का संविधान बहुत अच्छा है। देखिए, गलती कहीं भी हो सकता है, लेकिन सुधार तो होना वहाँ जरूरी है। तो आए दिन संविधान में अमेंडमेंट होते रहता है। आज इस धारा का अमेंडमेंट हुआ, कल उस धारा का हुआ। जैसे जैसे लोगों का ज्ञान बढ़ता है, उसके ऊपर में जो भी त्रुटि होती है, तो ये सब चलता रहता है। तो आप ऊपर वाला को थैंक्स कहिए कि आपके देश में सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ डायरेक्टली कोई अन्याय नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इंटरफेयर पूरा सुप्रीम कोर्ट का वहां हो जाता है। तो ये सब चीज को देखते हुए जो है हम लोगों का देश में 28 सितंबर 1993 याद रहेगा डेट? इस डेट में क्या हुआ था? ह्यूमन राइट्स में बहुत सारा संशोधन हुआ था। नहीं, संशोधन नहीं। इस डेट में भारतीय मानवाधिकार आयोग का क्या हुआ? गठन। एक कानून लागू किया गया, लॉ बना, समझे ना। जैसे पेन पेपर में कोई कमेटी मिल करके लॉ नहीं तैयार करता है, तो ये 28 सितंबर 1993 को ये किया गया। लेकिन इसका कमेटी का गठन कब हुआ? दिसंबर 1993। है ना? 10 दिसंबर 1993।
12 अक्टूबर 12 अक्टूबर कितना दिन हो गया? 28 सितंबर के बाद 12 अक्टूबर कितना दिन हुआ? 14-15 दिन के बाद जो है एक कमेटी बनाएगा। 1993 अच्छा एक चीज बताइए, ये भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपका आएगा कि कब कानून का लागू हुआ और कमेटी कब बना, ये दोनों क्लियर हो गया आप लोग? अच्छा ये कमेटी जब बना तो उस कमेटी में कितने मेंबर हुए? तय किया गया जो कमेटी का, तो उस कमेटी में कितने मेंबर होंगे? पुराने लोगों से बोल रहे हैं, आप लोग रिप्लाई देंगे तो क्या होगा कि सारे लोग जान जाएंगे और आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। आगे मीटिंग में आप लोग कुछ नहीं सुने थे, ध्यान भी नहीं दिए, शायद 6 मेंबर। हाँ ठीक है, ठीक है 6 मेंबर, ठीक है मैडम ध्यान दीजिएगा 6 मेंबर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा विश्व मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, उसके लिए डेट कब फिक्स किया गया है? 1948, ठीक है, याद रहेगा, इसके ऊपर में भी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो कमेटी बना, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं भारत में? ठीक है रणजीत जी, नोटिस नहीं होने वाला है। कौन होते हैं? हाँ ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI जिसको हम लोग करते हैं, ठीक है, वही होते हैं और फॉर्मर चीफ जस्टिस को भी बनाया जाता है, ठीक है। और ये जो 6 लोग हैं इसमें गैर न्यायिक लोग कितने होते हैं? 4 तो कानून से आते हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो, लेकिन जो कानून से संपर्क नहीं रखते हैं, जैसे हम लोग एक कार्यकर्ता है, मानवाधिकार के ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है आने वाला समय में एक ब्लू लाइट का बत्ती हम लोगों को भी मिल जाए। ममता शर्मा का नाम सुने आपने? दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, ठीक है, तो वो क्या कौन थे? समाज सेवी, ठीक है, तो उनको मनोनीत किया गया। इस तरह से 2 गैर न्यायिक मेंबर इसमें हो सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा 6 में महिला सदस्य कितना हो सकता है? एक, ठीक है, माने अनिवार्य नहीं है, ठीक है, लेकिन एक महिला सदस्य हो सकती है इसमें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारतीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और उनको पद से हटाने का काम भी, ठीक है, रेजिग्नेशन जो भी मेंबर देगा वो किनको देगा? प्रेसिडेंट ऑफ। लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उनका कोई भी मेंबर अगर रेजिग्नेशन देता है तो किनको देगा? ठीक है, बोलिए आप लोग। राज्यपाल को दे, ठीक है, तो आप लोग रिप्लाई दीजिए तब ना कुछ होगा। तो यहाँ 4-5 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, यही सब जानना है और कुछ नहीं जानना है, ठीक है। आपके साथ जो है समाज में जब बैठेंगे ना तो एक से एक धुरंधर का सामना होगा और उसका सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपके साथ कोई आएंगे नहीं। क्यों आएंगे? आपका मुंह देख करके आएंगे, ठीक है। आप बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, उसके बावजूद भी अच्छे अच्छे लोगों को लेके नहीं आ पाएंगे, और जब तक आपके साथ अच्छे लोग नहीं जुड़ेंगे, शिक्षित लोग नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप अपने आप को रिप्रेजेंट भी बढ़िया से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको जानकारी की जरूरत है, और हम बार बार कह रहे हैं यहाँ शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान दीजिए, 8 से 10 ट्रेनिंग में आप लोग सारे लोग मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। नॉन मैट्रिक लड़का का हम परिचय देंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो अभी आपको मतलब 2 मिनट में पानी पिला देगा, ठीक है। हम लोग मान लीजिए ग्रेजुएशन किए हुए हैं, MA कर रहे हैं, PhD करने वाले हैं, लेकिन हम लोगों का मोल खत्म कर देगा, तो वो काम किया है उस विषय में, इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं इसके ऊपर में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता को एजुकेशन का जरूरत नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है, अच्छा अध्यक्ष पद की जो अवधि होती है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 3 साल या 70 साल। हाँ, 3 इयर्स, ठीक बोले हम। 2 ऑप्शन है, 3 साल या उनकी एज का 70 साल, ठीक है।
दोनों में से जो पहले आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई 68 साल का आदमी, मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 68 साल में नियुक्त हुए, तो उनका कार्यकाल कितना दिन का होगा? 2 साल। 2 साल। कैसे हुआ मैडम, थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं। ये 70 साल মানে পর্যন্ত আছে তো, হ্যাঁ 68 বছর বয়স হয়ে গেছে, হ্যাঁ সেই 70 বছর মানে 2 বছর পরে। বাহ, ভালো করে শিখে। अच्छा, NHRC क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। अच्छा, जितने भी राज्य हैं भारत में, सारे राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग होता है, ठीक है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो मुखिया है वो कौन है? NHRC, ठीक है। आप जिस राज्य में रहते हैं, पहला शिकायत आपका राज्य मानवाधिकार आयोग के पास आएगा। जैसे आज जो भी जटिल समस्याएं होती है हम लोगों के साथ, अगर हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो वो कहाँ हम फॉरवर्ड करेंगे? राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है। और राज्य मानवाधिकार आयोग से अगर वो हैंडल नहीं होगा तो NHRC को वो फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। क्लियर है? तो ठीक। नेक्स्ट है राष्ट्र एवं राज्य आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। त्याग पत्र जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का जो भी सदस्य है वो गवर्नर को दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली अगर वो देख रहे हैं कि कोई भी तरह की गड़बड़ी हो रही है तो हटाने का पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, अच्छा इस तरह का, हाँ इस तरह का बुक है जो संस्था का जब शुरुआत हुआ था तो उसमें हम लोग प्रिंट कराए थे इसमें, और इसमें पूरा मानवाधिकार कानून जो है हिंदी में दिया गया है। मैडम 2 ही भाषा में आता है, तो दिल्ली से प्रिंट होता है, बंगाल से। इसमें जो ये कानून है 1993 में जो मानवाधिकार कानून बना, उसमें टोटल कितना अध्याय है, कितने चैप्टर है, इंग्लिश में जिसको चैप्टर आप लोग कहते हैं। मैडम आप लोग बोलिए, दीपा मैडम, पिछला बार आपको बताया गया था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में टोटल कितने चैप्टर हैं और कितने आर्टिकल हैं? 19 चैप्टर, ठीक है। आर्टिकल बोलने हैं। अच्छा ठीक है, आप सही जवाब दिए हैं, बाद में बताते हैं। और कोई सर आर्टिकल कौन से क्या? संविधान ओनली 8 चैप्टर है, ठीक है। 1993 में जो मानवाधिकार कानून आया उसमें ओनली 8 चैप्टर है। कितना है? 8 चैप्टर। और आर्टिकल कितना है? 43। हाँ, आपको याद रहा। एक चीज बताइए, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक लाइन में जो जानते हैं बताने का प्रयास करिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य क्या है? সবার কাছে জাগরণ করা এবং মানবকে মানে সমস্ত মানবের অধিকার কি। और कोई सटीक जवाब दीजिए ना, ऐसे कि ऐसा सटीक जवाब दीजिए। सब कुछ सुन लिए आप लोग। আমাদের কি অধিকার আমরা তো কেউ জানি না, সেই অধিকারটা পৌঁছানো, ठीक है। मानवाधिकार आयोग का काम है कि जो मौलिक अधिकार है उसका रक्षा करें, ठीक है। आएगा ये, ठीक है। मौलिक अधिकार की रक्षा करना जो है वो मानवाधिकार का प्रमुख कार्य है, ठीक है। चलिए, बहुत ज्यादा और कुछ नहीं है, कुछ और बताते हैं। अच्छा, पिछले बार जो यहाँ उपस्थित थे उनसे कुछ थोड़ा सा सवाल जवाब करते हैं। देखिए अगर 2-4 याद होगा आप लोगों को, ठीक है। और इसी के ऊपर में चर्चा किए थे, तो उसी के ऊपर में ही थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य अपना त्याग पत्र जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो भी मेंबर है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? जो जानते हैं थोड़ा सा चुप रहिएगा, जो नहीं जानते हैं वही बोलिएगा, बोलेंगे नहीं।
हाँ, अच्छा कोई जानते हैं? हाथ उठाइए। रेजिग्नेशन में जो ना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन राष्ट्रपति? हाँ बोलिए। राष्ट्रपति? ठीक है, राष्ट्रपति होगा, ठीक है। राष्ट्रपति। नेक्स्ट अच्छे चलिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब से कानून में लाया गया? अभी 10 मिनट पहले बताया। और एक बार बोलिए। बोलिए सर, बोलिए। सुन लीजिए, इनको बढ़िया से समझिए। हाँ, कितना सर? 12 ठीक। अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कोई जानते हैं? हाथ नहीं? राष्ट्रपति? हाँ, ठीक है। तो इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन अभी आपके सामने में आएगा, तो आपको हम बोलने देते हैं। आप जो अभी सुने थोड़ा देर बीच में दूसरा प्रोग्राम चलाते हैं, आप भूल जाइएगा, उसके बाद समझ गए, उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगला का प्रोग्राम जो है, जो अभी आपका एग्जाम में भी आएगा, उसके बारे में हम लोग 12 ऐसे मेंबर को चयनित किए थे। हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ मेंबर एक्टिव हो और अपना प्रेजेंटेशन जो है वो लोगों के बीच में रखें। देखिए, आज संगठन के बीच में अगर 100, 200, 500 प्रवक्ता नहीं होंगे, जानकार लोग नहीं होंगे, तो विश्व में और पूरे भारत में काम करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो पिछले मीटिंग से ही ये कार्यक्रम हम लोग शुरू किए हैं कि लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दिया जाए। तो जब आप भिन्न में कुछ बोलेंगे, तो जहाँ आप गलती की है उसका वीडियो भी बनेगा, तो उस वीडियो को देखने का मौका भी आपको रहेगा। आप यूट्यूब में देखेंगे, आपका जहाँ मिस्टेक हुआ है, किस ढंग से हमको बोलना है, तो सुधार होगा। तो ये आपको जो है बोलने में बहुत मदद पहुँचाएगा। तो उसी कड़ी में हम लोग कुछ ऐसे मेंबर को चयनित किए हैं जो आपको कुछ धारा के ऊपर में जानकारी देंगे। ये कुछ ऐसा भारतीय संविधान का धारा है जिसके बारे में आपको बताएंगे, और वो आपको एग्जाम में भी हेल्प होगा। तो एक एक मेंबर का नाम बताएंगे आपको हम। कोशिश करिएगा कि आप लोग बढ़िया से उसको प्रेजेंट करिए और एग्जाम्पल कुछ ऐसा दीजिएगा, लोकल कुछ 1-2 एग्जाम्पल देने का प्रयास करिएगा, जिससे हम लोगों को समझ में आ जाए कि ये धारा क्या है और इसका प्रावधान क्या है, इसमें अधिकतम सजा क्या है, ये सारा कुछ डिटेल में आप लोग थोड़ा सा बताइएगा। चलिए, सबसे पहले इसमें हम एमडी चांद को बुलाना चाहेंगे, ठीक है? ठीक है। तो सबसे पहले सभी को नमस्कार। तो आज मैं जो 2 धाराओं के बारे में बताऊंगा वो है 120A और 120B। एक्चुअली दोनों को पहले डिवाइड कर देते हैं कि अच्छे से समझ सकें। 120A जो है बेसिकली वो बताया गया है कि आपका जुर्म क्या क्या है, और 120B में बताया गया है कि उसका सज़ा क्या है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारा पॉइंट है, तो कुछ कुछ बताते हैं। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी 2 से ज़्यादा लोग के संख्या में और सही तरीके से प्लानिंग करके उसको अगर किया जाए तो वो 120A के लिस्ट में आएगा। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए A और B दोनों मिलके एक प्लानिंग की कि हम लोग को एक बैंक लूटना है, ठीक है। तो वो लोग गए बैंक लूटने के लिए, किसी रीज़न से वो लोग लूट नहीं पाए, वो लोग पकड़ में आ गए, तो भी उनके ऊपर 120A चार्ज किया जाएगा। इन केस अगर वो लोग बैंक लूट भी लेते, सक्सेस हो जाते, कुछ दिन के बाद पकड़ में आते, तो भी उनके ऊपर 120A चार्ज किया जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, A और B दोनों ने मिलकर प्लानिंग किया, किंतु बैंक लूटा नहीं, वो लोग लुटवाया C और D से। प्लानिंग A और B का था, लेकिन बैंक लूटने के लिए भेजा गया C और D, और वो लोग किसी कारणवश पकड़ में आ गए। तो आप लोगों को क्या लगता है सजा किनको मिले, C और D को या फिर चारों को? सही बोला, चारों को ही 120A के तहत में लिया जाएगा। और एक चीज़ बता दे रहे हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल ए वो एक प्लानिंग कर रहा है कि हमको बैंक लूटना है, तो उसको सजा मिलेगा क्या? प्लानिंग कर रहा तो नहीं मिलेगा। प्लानिंग कर रहा है लेकिन नहीं मिलेगा। और इसी जगह पे ए बी सी डी 4-5 लोग मिल के प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन बैंक लूटे नहीं या फिर मर्डर किए नहीं, तो क्या उनको सजा मिलेगा? मिलेगा। 120A में यही कहा गया है कि 2 से अधिक लोग जब कोई प्लानिंग करेंगे कि किसी का मर्डर करना हो या फिर बैंक लूटना हो या फिर कोई भी तरीके, जैसे हम लोग के देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जैसे किसी का जूता का कंपनी एक ब्रांड है, उसको एक्सपोर्ट करना है बाहर कंट्री, तो वो तो लीगल है, जूता का ब्रांड है, रजिस्ट्रेशन है, सारा कुछ है, लेकिन दूसरे देश भेजना है, ठीक है। लेकिन वो विदाउट कस्टम ड्यूटी दूसरे रास्ते से बिना कस्टम को कुछ पे किए चालान कटाए दूसरे रास्ते से गए, प्रोडक्ट उनका लीगल है, तो क्या उनको सजा होगी? होगा, क्योंकि वो भी 120A के तहत आएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या क्या जुर्म है और इसमें सज़ा क्या हो सकती है। वो 120B में है, सज़ा है फांसी या फिर उम्र कैद या फिर 2 साल की जेल या फिर 6 महीने या फिर फाइन या फिर दोनों। वो सज़ा कितना भारी है उसके ऊपर देखा जाएगा कि उसको सज़ा कितना मिलेगा, कोर्ट तय करेगा, कोर्ट तय उसका जुर्म देखकर, ठीक है। तो आशा करते समझ में आया होगा। अगला जो आप धारा के बारे में बताएंगे उनका नाम है राजेश बर्नवाल और ये बताएंगे आपको 153A। सर जो भी धारा बता रहे हैं उसका पहले टाइटल बताइएगा। टाइटल कहने का मतलब ये किस अपराध की श्रेणी में आता है, थोड़ा सा लोगों को समझने में सुविधा सबको होगा। नमस्कार। एक साथ में सर ने बताया कि सेक्शन 153A के बारे में बताने के लिए जो ये सेक्शन है IPC धारा 153(1) जो उन लोगों पर लगाई जाती है जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। धारा 153(1) के तहत 3 सालों की कैद या जुर्माना दोनों होने की संभावना है। दोनों हो सकते हैं। अगर मैं अपराध किसी धार्मिक स्थल पर किया जाए तो 5 साल तक की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। इसकी जो सज़ा होगा इसका इंक्वायरी तो कौन करेगा? कोर्ट तो आके करता नहीं, तो इसका इंक्वायरी तो थाना ही करेगा। थाना इंक्वायरी करके रिपोर्ट भेजेगा कोर्ट में या 144 लगा के, ऐसा कि क्योंकि धर्म जाति के ऊपर ये फैलाने का काम कर रहा है, लोगों ने जो भी कर रहा है उस सेक्शन पर दोनों आपको 5 साल के भी सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। ठीक, नमस्कार। अच्छा इसको क्लियर कर दीजिए। हम कर दे रहे हैं, हम इसके बारे में क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब बैठिए। 153A, ठीक है, ये क्या कहता है कि कोई भी आदमी धर्म, जाति, ठीक है, या नस्ल, इसको लेकर के कोई भी तरह का षड्यंत्र रचता है, इसी तरह का कोई गड़बड़ी पहुंचाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर में मिनिमम 3 इयर्स, ठीक है, का सजा होगा या जुर्माना भी हो सकता है। यदि आप धर्म को लेकर के कोई षड्यंत्र करते हैं, सिर्फ धर्म को लेकर के, जाति नस्ल को छोड़ करके, तो उसमें अधिकतम जो सजा जो है वो 5 साल का है। एक आपको एकदम करंट उदाहरण दे रहे हैं, यूपी का न्यूज आप लोग सुने होंगे 1-2 दिन पहले का। योगी जी का सरकार बहुत एक्टिव है वहाँ, उसके वजह से देश में बहुत बड़ा दंगा रुक गया, नहीं तो एक दंगा मुस्लिम हिंदू का और आप लोग देख लेते, ठीक है। मस्जिद के बाहर में 5 हिंदू संगठन के लड़के, वो डिक्लेयर हो गया, IB, CID, CBI सारे लोग उसको दबोच लिए हैं, धर्म ग्रंथ को फाड़ करके मस्जिद का गेट के बाहर में फेंक दिए, ठीक है। अब किसकी साजिश है ये बाद में पता चलेगी, लेकिन अभी सरकार इतना एक्टिव था कि उसको पकड़ा और ये बहुत बड़ा हादसा को रोक दिया गया। तो उसको जब भी सजा होगा तो कितना का होगा? 5 साल का सजा होगा या कोर्ट तय करेगा तो जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो अभी करंट 2 दिन पहले का ये न्यूज है, ठीक है। अब जब इसमें जांच होगी, प्रथम दृष्टि में जो है ये देखा गया है, जब जांच होगी तब पता चलेगा
कि उसके पीछे मकसद क्या था। ठीक है। और कुछ दिन पहले अभी देखे होंगे कि नुपुर शर्मा का बयान के ऊपर में एक आदमी का गला काट दिया गया, तो जो 2 लड़का पकड़ाया उसका तार जो है बहुत शहरों से जुड़ा हुआ मिला। ठीक है। कुछ उग्रवादी संगठन भी है उसके साथ भी जुड़ा मिला। तो इस तरह का जो भी घटना होता है ये उसका मंशा ही वैसा होता है, ये उसके लिए स्पेशल आदमी बना हुआ है। हम और आप जैसे लोग नहीं करते हैं इसको, लेकिन क्या होता है हम और आप उस तरह की घटना को देख करके प्रेरित होते हैं। ठीक है। और वैसा घटना करना चाहते हैं, बगल में कोई मुस्लिम बैठा हुआ है, बगल में कोई हिंदू बैठा हुआ है, तो उससे हम लोग घृणा करना प्रारंभ कर देते हैं। क्या ये उचित है? ठीक है। इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, कुछ भी है, पहले अपना विवेक को इस्तेमाल करिए। ठीक है। उसके बाद कोई कार्य करिए। ये अभी जो है उतार चढ़ाव का स्थिति आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। बहुत उथल पुथल चल रहा है देश में, तो संभल के। 150A में 53 में कोई और डाउट है क्या? सबसे छोटा धारा है। कुछ डाउट है आपको? डाउट है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन आएगा कि धार्मिक षड्यंत्र रचने का कौन सा धारा है? जाति, धर्म, नस्ल के ऊपर में जो भेद भाव करता है उसमें कौन सा धारा लगता है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको 144 के बारे में समझाने के लिए अमरीश कुमार सिंह आ रहे हैं और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि 1-2 एग्जाम्पल देंगे सर, ताकि लोगों को बढ़िया से ये समझ में आए। नमस्कार। सर ने मुझे एक आर्टिकल दिया था 144। आप अक्सर सुनते हैं कि जैसे इलेक्शन होता है, स्कूल में एग्जाम्स होते हैं या थोड़ा भी कहीं पर मारपीट होता है तो पुलिस आकर 144 लगा देती है। आपने जमीन में भी देखा होगा, 2 आदमी झगड़ा करता है तो 144 लोग लगाते हैं। तो मैं दोनों मुद्दे पे बात करूंगा, पहले लोग पे जो लगता है और जो जमीन पे लगता है उसको बाद में। सबसे पहले हम लोग को एक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें हम कहीं भी जुलूस निकाल सकते हैं। मैक्सिमम लोग हो सकते हैं, 5 लोग से अधिक हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी अनलीगल अगर वर्क होता है और लोग ज्यादा की संख्या में हैं तो वहां पर एक धारा लगती है 143। अनलीगल वर्क मतलब लोग खड़ा हो गए है ना और पत्थर चला दिया या गाली गलौज कर दिया तो 143 लगती है। लेकिन अगर 5 और मोर देन 5 व्यक्ति हैं, 5 और 5 से अधिक लोग हैं और उनके बीच में आर्म्स आ जाती है, डंडा आ जाता है, माने वो अगर लाठी निकाल दिए, किसी को डेथ हो सकता है, चाकू उनके बीच में है 5 जन के बीच में, और अगर वो वहां पे 5 जन हैं और लाठी डंडा के साथ हैं, अनलीगल वर्क्स कर रहे हैं, तो वहां पे 144 लागू हो जाती है। 144 लगने से जहां 5 जन है या 5 से अधिक जन है और उनके बीच अगर किसी को हम डेडली अटेम्प्ट करते हैं, माने किसी को मार सकते हैं, तो वहां पे 144 लागू होता है। एक क्वेश्चन और आती है कि 144 में अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जुलूस वगैरह होता है साथ में चले जाते हैं, क्या हम फंस सकते हैं? आप आराम से फंस सकते हैं। हम लोग 5 जन गए, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 5 जन है, कहीं पे गए मीटिंग वगैरह में या कहीं, और हमें नहीं पता कि किसके पास क्या है। हम दोनों गए बहुत अच्छे से, वो दोनों अच्छे से गए और इनके पास कोई आर्म्स है, चाकू लेके गए और वहां पे कुछ हुड़दंग हो गया, तो हम लोग नहीं जानते, 4 जन कुछ नहीं जानता है कि इसके पास क्या है। लेकिन अगर इनके पास चाकू निकल जाता है तो हम लोग 5 पे 144 लागू होगा। इसलिए पहला तो कि कहीं भी अगर आप हम लोग ग्रुप में जाते हैं तो सबसे पहले संभल के जाना है, और जिनके पास जाना है क्योंकि वो छुप के भी कुछ नहीं जा सकते है ना, तो सबसे पहले एक 144 लगती है। दूसरा होता है कि कहीं पे जैसे स्कूल्स वगैरह में एग्जाम्स होते हैं, 144 लग गया, इसका मतलब हो गया कि उस जितने दूर में 144 लगा है वहां पर हम लोग 5 जन एक साथ नहीं जा सकते। स्कूल में लगता है, इस एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो 4 पे 144 होता है, हुड़दंग हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो 144 लग जाता है, या कहीं पे नेता मंत्री भी आता है तो 144 लग जाता है, या हाल ही में रांची में लगा, कहीं भी लग सकता है। ये तो मैं स्कूल में एग्जाम मैं स्कूल का मैं टीचर से मैं बता रहा हूँ कि परीक्षाएं होती है
तो 144 लग जाता है, 5 जन वहाँ पे एक साथ में नहीं रह सकते। जब 144 लग गया वहाँ पे कौन जा सकता है और कौन नहीं जा सकता है। अगर आपकी शादी हो रही है, किसी परिवार की शादी हो गई, तो बारात अगर वहां से जाएगी तो उसमें 144 लागू नहीं होता, वो चला जाएगा। सब यात्रा है तो उसमें उस पर क्लेम नहीं होगा। लेकिन वहां पर जब 144 लगता है तो इंटरनेट बंद हो जाती है, या इंटरनेट को 5G से 4G है वो 2G में चेंज कर दिया जाता है। इंटरनेट वगैरह का भी वैल्यू घटा दिया जाता है। आप यातायात जो कर रहे हैं वो भी क्या होता है, बंद हो जाता है। और लागू करने से माने वहां पे पहला तो जहां भी दंगा का थोड़ा सा भी पुलिस को फीलिंग हो गया कि यहाँ पे दंगा हो सकता है, वो 144 लगाती है। और वहां पर सतर्क रहना है कि अगर हम जा रहे हैं हमारे साथ लोग कैसे हैं, है ना, वो एकदम चालाकी से में है कि अगर 144 लग जाए तो कोशिश करना चाहिए कि वहां पे माने बहुत ही विश्वासी उसके साथ एक आध दो लोग के साथ जाए, कोशिश करें। और अगर आप पकड़ाते हैं इसमें, अगर हुड़दंग हो जाती है तो आपको 3 इयर्स का जेल हो सकता है। ये जमानती वारंट है, थाना आपको छोड़ देगी, बेल आपको थाने में हो जाएगा, लेकिन केस आप पे चलेंगे और आप पर 3 इयर्स का केस हो सकता है, 3 इयर्स का माने सजा हो सकता है। दूसरा आता है 144 अगर किसी जमीन पे लगता है, मान लीजिए कि सरकारी जमीन है ना, और मैंने दखल कर लिया, मेरा जमीन इन्होंने जबरदस्ती कर दिया, मेरे पास कागजात है। ऐसा नहीं कि मैं किसी भी जमीन पे जाके 144 लगवा दूं, मेरे पास जमीन के कागजात हैं और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा या तो लोअर कोर्ट में या SDM के पास। और एक बात बताऊं, जो 144 लागू होता है वो या तो DM लगाता है या SDO लगाता है, इसके लिए कुछ बाहर से लोग नहीं लगाते, थ्रू माने पुलिस स्टेशन के द्वारा। उसके बाद इसको जो अनाउंसमेंट होता है वो पुलिस के द्वारा, पुलिस माइकिंग करती है नेट में डाल करके या किसी भी तरह से वो पूरा फैला देती है, ताकि माइकिंग वगैरह हो तो 144 लग गया, आप लोग घर से नहीं निकले, 5 जन एक साथ नहीं निकले। जब जमीन की मैं बात कर रहा हूँ, जमीन विवाद आती है तो मान ली मेरा जमीन है, सर दखल कर रहे हैं, मेरे से बहुत ज्यादा ताकतवर है ना, आ गए तो हम सहारा लेने के लिए क्या होता है, टेम्पोररी रोकने के लिए, टेम्पोररी माने तुरंत कार्रवाई हो, माने कल से काम बंद हो, उसके लिए हम SDM के पास जाएंगे और एप्लीकेशन देंगे। ऐसा नहीं कि SDM एप्लीकेशन आके तुरंत जांच करेगा, जांच करने के बाद ही अगर आप, मुझे लगता है कि नहीं आप कुछ पॉजिटिव है, तो वो ला आकर के 144 लगाएगा उस जमीन पे। 144 लगाने का मतलब हो गया उस जमीन पे ना तो ये जाएंगे ना हम जाएंगे, किसी तरह का वर्क नहीं होगा उस पर। अगर खेती वाली जमीन है वहां पर कोई खेत जोतने नहीं जाएगा। सर 144 कितने दिनों के लिए होता है? मैं बता रहा हूँ, पहले 144 स्टार्टिंग में 2 मंथ्स के लिए लगता है और मैक्सिमम 6 मंथ के लिए लगता है। 6 महीने मैंने कंप्लीट नहीं किया सर। अगर मैं यहाँ पर इन्होंने जब जबरदस्ती कर दिया तो हम जाएंगे SDM के पास और हम वहाँ पे SDM आकर के तुरंत पुलिस को भेजेगी और वो लेने के बाद वहाँ पर 144 लगाएगी। 144 लगने का मतलब हो गया कि उस जमीन पे नहीं, ये तत्काल रोक होता है, मैं तुरंत एक्शन, क्योंकि कोर्ट में जाएंगे तो टाइम लगेगा। हाँ, तुरंत एक्शन होने के लिए आप किसी वकील को पकड़े और अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करके सीधे SDM के यहाँ दें, इसलिए कहीं जाना नहीं है, या तो SDM या लोअर कोर्ट में। तो SDM कॉमन है, आपके अगल बगल में है, वो बगल के शहर में रहते हो, SDM से मिल लिए, वहां पर 144 लग गया, ये भी है वहां पे काम करने के लिए, नहीं जाएंगे ना हम जाएंगे। ये लगता है स्टार्टिंग में 2 मंथ्स के लिए, 2 महीने के लिए लगता है, और ये मैक्सिमम 6 मंथ तक काम करेगा अपने आप। 6 महीने के बाद वो खत्म हो जाता है, 6 महीने के बाद, है ना। अगर मान लीजिए कि 144 लग गया, ये बहुत ताकतवर है, फिर आ गए डंडा पाने लगे, हम जबरदस्ती करेंगे, तो उस स्थिति में पुनः आप थाना में जाइए, आपके पास जो 144 मिला वो दिखाइए, देखिए सर 144 लगी है, और पुलिस आके इनमें एक्शन लेगी। ठीक है, ओके। कुछ है सवाल किसी का? नहीं है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राजन प्रसाद जी को आग्रह करेंगे उनसे कि वो आर्टिकल 34 और आर्टिकल 3 ये दोनों के ऊपर में बढ़िया से बताया, और थोड़ा सा शॉर्ट में अगर ऐसा बताएं कि एक बार में समझ में आ जाए, ठीक है, तो थोड़ा समय भी बचेगा, कोशिश करिएगा। चलिए ठीक है, समय को नजर में रखते हुए बिल्कुल शॉर्ट में इसको हम लोग बात करेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना अपना डिटेल्स देना है। आवाज जा रही है मेरी आप लोगों के पास?
तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे धारा 3 के बारे में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 3। तो आर्टिकल नंबर 3 क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे किसी भी देश के आप नागरिक हैं, जैसे मान लीजिए भारत, इंडिया, जहाँ पे हम रहते हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं, इसका पता कैसे चलेगा? आधार कार्ड। जैसे हम इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, पता कैसे चलता है? हमारे आईडी कार्ड से। तो उसी तरीके से अगर धारा 3 के बारे में जानना है तो सबसे पहले हर देश का अपना एक नागरिकता होता है। जैसे कि 1 मिनट थोड़ा वाइट हो जाइएगा। तो धारा नंबर 3 में क्या होता है? सबसे पहले हर देश का एक अपना नागरिकता का पहचान होता है। जैसे कि हमारा भारतवर्ष में है आधार कार्ड। अब मान लीजिए सपोज दैट, देखिएगा, पैसे कमाने के लिए, अर्निंग के लिए या किसी अदर पर्पज से लोग विदेश जाते हैं, यानी फॉरेन जाते हैं। तो अगर फॉरेन गए और जाने के बाद उन्होंने वहां पे कुछ अपराध कर दिया, अब वो अपराध हमारे अकॉर्डिंग हम लोग जान रहे हैं कि वो अपराध है, हमारे आर्टिकल्स के अंदर आ रहा है, हमारे संविधान के अंदर आ रहा है, तो वो अपराध कर कहाँ रहे हैं? फॉरेन में, लेकिन सजा उनको हमारे देश में दिया जाएगा, यानी वो पनिशेबल होंगे, उनको पनिशमेंट मिलेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे देश में। धर्म, जैसे कि मान लीजिए कोई भी मेंबर्स है ना, ज्यादातर हमारे यहाँ पैसों की कमी है, तो जो ज्यादातर लोग क्या होता है, सऊदीया चले जाते हैं, चलो जाकर के पैसा कमाना है। आपने बीच में सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों को वहां पे कैद बंदी बना लिया गया था, और मोदी जी के द्वारा उस चीज को फिर रिहाई भी मिली थी, और क्योंकि वो पनिशेबल नहीं थे, तो वो धारा नंबर 3 के अंदर नहीं आ रही है। धारा नंबर 3 मतलब इंडिया में अकॉर्डिंग अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, फॉरेन में भी, तो भी आपको सजा इंडिया में मिलेगी। धारा नंबर 3 समझा पाया हो? इसके बाद है धारा नंबर 34 यानी 34। देखिए उसमें 3, 4, ऐसा तो मैं इंग्लिश का टीचर हूं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन की बात कर ले। 34 खुद में बोल रहा है 3 और 4, यानी कॉम्बिनेशन होता है। यानी धारा नंबर 34 में क्या है? मेंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। 3 से 4 लोग अगर आपस में बैठ करके किसी का प्लानिंग कर रहे हैं, जैसा कि चांद सर ने बताया था, ठीक उसी तरीके से धारा नंबर 34 भी होती है। इसमें 3-4 लोग, 5 लोगों का ग्रुप होता है, मिल करके अगर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि ये काम करना है और ये काम होना है, और अगर वो करते हैं तो सजा सबको मिलेगा। अगर उस ग्रुप में अगर एक ने प्लानिंग किया, 2 ने प्लानिंग किया, और साथ में अगर 2-3 लोग जा रहे हैं ना, तो सजा के हकदारी सभी के सभी लोग होंगे। बस इतना ही बोल के मैं स्टॉप कर रहा हूं। तो ये था धारा नंबर 3 और धारा नंबर 34। थैंक यू। अच्छा, महिला से एक पहले नाम लेना चाहेंगे। दीपा बोस जी को मैं आग्रह करूंगा कि वो 191 के बारे में कुछ बताएं। नमस्कार सभी सदस्यों को। मुझे 191 के बारे में धारा की मिला है टाइटल, तो मगर उसके बारे में मैं सबसे पहले बोलूँ। 191 धारा है झूठा जो गवाही देता है उसके लिए। जो भी झूठा गवाही, जो व्यक्ति, समझ लीजिए कोई भी एक व्यक्ति, जो व्यक्ति लीगली एविडेंट है, बाउंड उसमें करता है, जो उसको शपथ दिया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं गीता में रखकर हम सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, वो लीगली है, मगर फिर भी वो लीगली वो वहाँ पर लेकर, शपथ लेकर भी झूठ बोल रहा है, झूठ गवाही दे रहा है, झूठा गवाही दे रहा है, तब उस पर 191 धारा उस पर लागू किया जाएगा। और इसमें जैसे एग्जाम्पल कोई निर्दोष व्यक्ति भी ऐसा अगर हो गया, तो कोई निर्दोष व्यक्ति ये कह रहा है कि हमें निर्दोष व्यक्ति उसकी वजह से कोई ऐसा वो गवाही दिया जिससे उसको फांसी हो रही है या आजीवन कारावास हो रहा है, तो उसके लिए तब उसको वो 191 धारा में तब नहीं आएगा, वो चला जाएगा दूसरे धारा में 194, 195 में, तब उसका वहाँ पर सजा होगी। और यहाँ पर अगर कोई भी एक दोस्त के लिए अगर उसने कहा कि मैंने झूठी गवाही दी है, उसके लिए पहले वाले ने कहा दूसरे वाले को कि तुम अगर मुझे वहाँ पर दे दो, मैंने तुम्हारे सामने उसको इतने रुपए दिए हैं। कोई ए ने बी को कहा, अब सी ने कहा जी नहीं मेरे सामने उसने नहीं दिया, वो दूसरे किसी को सपोर्ट कर रहा है। अब वहाँ पर जाकर जब गवाही दे रहा है, जब प्रमाण हो गया कि उसने वो गवाही झूठी दी है, तब उसने 191 की धारा उस पर लागू किया जाएगा। प्रयास किए, बहुत अच्छा प्रयास किया। इसी तरह धीरे धीरे सुकुमार प्रसाद बर्नवाल जी को बुलाना चाहते हैं, जो 307 के बारे में आपको बताएंगे।
सबसे पहले विजन लाइफ मानवाधिकार फाउंडेशन की तरफ से आप सभी साथियों सुनिए आराम से सुनिए सब। बहुत बहुत शुभकामना के साथ स्वागत इस सुंदर सा हॉल में। आज का दिन आप सभी जितने भी हमको लगता है कई राज्य से यहाँ हैं मेंबर्स, और ये जो माहौल दिया जा रहा है हम लोगों को और जो अवेयरनेस के लिए जागरूकता के लिए ये शायद तीसरा प्रोग्राम है। अपने आप में हम समझ सकते हैं कि हम एक हैं, लेकिन जो जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र के लिए वो एक बहुत बड़ा सेनापति है। उस पूरा क्षेत्र के लिए आप सुरक्षा कवच है, और इसलिए ये प्रोग्राम रखा जा रहा है कि हर चीज का नॉलेज जानकारी परिपक्व हम रहें, ताकि हमारा जो मिशन है मानव का अधिकार दिलाना, उसे जागरूक करना, उसी मुझे आज का जो पॉइंट है आर्टिकल 307 307 धारा 307 ये है क्या, और ये आज के डेट में बहुत कॉमन आता है। बात बात में लड़ाई हो गई, मारपीट हो गया, कहीं भी देखेंगे, चाहे वो मोहल्ला में हो, राह चलते हो, सड़क पे हो, कोई गाड़ी दुर्घटना हो गया, कहीं भीड़ में कुछ हो गया, तो बात बात पे लड़ाई हो जाती है। और ऐसी स्थिति में या फिर कुछ दुश्मनी क्षेत्रीय एरिया में अपना संपत्ति के लिए हो या किसी भी कारण, और जब उस समय मारपीट जब हो जाती है या दुश्मनी के कारण मारपीट होती है, तो जानलेवा हमला, इसको एटम टू मर्डर बोलते हैं। उद्देश्य जान लेने का होता है, लेकिन एटम टू मर्डर मतलब जानलेवा हमला हुआ, वो इंसान मरा नहीं और जबरदस्त घायल हो चुका। तो ऐसी स्थिति में जिन्होंने मारा उसके ऊपर जो धारा लगेगी वो धारा 307 होगा, आर्टिकल 307, और उसका सजा होता है मैक्सिमम 10 साल। 10 साल का सजा होता है या 10 साल का सजा साथ में जुर्माना। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, हमारे क्षेत्र में ही आपका लादवा फरीदपुर थाना 25 मार्च 2019 को वहां का जो सीआई थे, चीफ इंचार्ज, बगल में एक पाठशाला जगह है, और उनके साथ कुछ इंक्वायरी में वो वहां गए थे, कुछ आपराधिक तत्व के लोगों ने उन पे हमला बोल और वो घायल भी हुए जबरदस्त। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वो सारे आपराधिक तत्व जितने थे गिरफ्तार हुए और जेल गए। अभी रिसेंट 2.5 साल के बाद अभी उन लोगों को बेल पे छोड़ा गया है, लेकिन वो केस चलेगा, फिर भी कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं वो, यानी वो 10 साल तक वो उनका सजा निर्धारण है, चाहे वो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो या एक आम जनता। अगर ऐसी स्थिति में जिसको जानलेवा हमला बोलते हैं, हम आर्टिकल 307 धारा 307 के तहत हम केस कर सकते हैं और उसका सजा वो 10 साल तक बरकरार कर सकते हैं। कुछ जानना है इसके बारे में जैसे सब धारा 307 आर्टिकल 307 के बारे में कुछ और जानना है? चलिए ठीक। थैंक यू। नेक्स्ट डॉक्टर आर.बी. बर्नवाल सर को आग्रह करेंगे कि वो यहाँ आए और आर्टिकल 300 और 302 के बारे में हम लोगों को अवगत। शायद कुलदीप सर के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है सभी सदस्यों को, कोई वकील भी नहीं बता सकते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, और न कोई पुलिस ऑफिसर।
और यहाँ इस संस्था से जुड़ने के बाद सभी को मुख्य मुख्य धारा जितने भी हैं उसकी जानकारी दी जा रही है, जो सबके लिए समझना भी जरूरी है और उस पर जानकारी रखना और किसी दूसरे को बताने के लिए संस्था में यदि कोई प्रश्न करे कि आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं, इसमें क्या लाभ है, दो चार यदि क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग मुंह बना करके दूसरी तरफ चले जाएंगे। इसलिए ये जानना एकदम जरूरी है और दूसरे को समझाने के लिए समझना भी जरूरी है। सबसे पहले दफा 300 और 302 दोनों हत्या का ही केस है। 300 में है क्या, एक होता है इरादा कर करके किसी की हत्या करना और एक होता है अचानक गए और हत्या कर दिए। वो प्लान पहले से ही रहता है कि हमें मारना ही है। अब जैसे किसी को मारना नहीं है और एकाएक हम उसे अपना जान बचाने के लिए उस पर गोली चला दिए, हत्या कर दिए, तो इसको 300 में ही रखा गया है। पेट का ऑपरेशन किसी का हुआ है, हमें मालूम नहीं है और एकाएक हाथ जाकर के दे दिए या मार दिए, उसमें यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये भी एक्सीडेंटल केस है। इसमें 300 और सजा दोनों का एक ही है, उम्र कैद या फांसी या फिर जुर्माना। उम्र कैद को कम भी किया जा सकता है, पैरोल पर छोड़ा भी जा सकता है, उसका व्यवहार देख करके कि इसका व्यवहार वैसा था नहीं, अपना बचाव के लिए इसने अपनी आत्महत्या अपना आत्मरक्षा के लिए दूसरे की हत्या की है। और यदि साबित हो जाता है कोई इरादा लेकर के किसी का मर्डर करता है और यदि साबित हो जाता है तो पुलिस 302 के तहत उसे रखती है और उसका प्रावधान तो वही है, उम्र कैद या फांसी और जुर्माना। बस मैं इतना ही कर सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर से नारी शक्ति की ओर मैं जा रहा हूँ और इस बार सभा में सबसे ज्यादा एक्टिव महिला जो है उनको मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ। मोनीमाला मैडम को मैं आग्रह कर रहा हूँ कि वो आर्टिकल 201 के बारे में। नमस्कार, আমি মণিমালা চৌধুরী, অন্ডাল ব্লক মহিলা প্রেসিডেন্ট। তো আমি আমার বাবাকে প্রণাম জানাই, উনি আমার পথপ্রদর্শ। তারপর আমি শুরু করছি। ধারা 201 আমাকে দেওয়া হয়েছে। অপরাধ এই ধারার হলো অপরাধের প্রমাণ যদি কেউ মুছে ফেলে বা অপরাধের ছদ্মবেশে মিথ্যা তথ্য দেয় বা কেউ জানে যে এটি একটি অপরাধ হয়েছে, সেই অপরাধীকে আইনগত শাস্তি ঢেকে রাখার কারণে সেই অপরাধের প্রমাণ হারিয়ে ফেললে বা অপরাধের সম্পর্কে ভুল তথ্য জানে এরকম যদি হয়, সেই অপরাধী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে। তাহলে তাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে, একটি মেয়াদের জন্য 7 বছর পর্যন্ত জেল এবং জরিমানা দায়বদ্ধ। থ্যাংক ইউ। कितना बढ़िया बोले, शॉर्ट में। थैंक यू मैम। लास्ट जो है नमीरा जी से आग्रह करेंगे। हो गया? नमीरा जी से आग्रह करेंगे कि वो जो है 353 के बारे में। आईपीसी सेक्शन 353 इंडियन पेनल कोड आईपीसी सेक्शन 353 लागू হয়েছিল 1860 সালে ব্রিটিশ আমলে। আর এটা চালু আছে আমাদের ভারতবর্ষে, পাকিস্তানে, বাংলাদেশে, জম্মু কাশ্মীর আর ইন্ডিয়ান মিলিটারি ছেড়ে করে বাদ দিয়ে 353 ধারা সেকশন 353 এটা মানে এই ধারাটা লাগু হয় মানে সরকারি মানে গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি যারা আছে তাদের উপর তারা যে কাজটা করছে তাদের কাজে বাধা দিলে তখন এই 353 ধারাটা লাগু হয়। যেমন এক্সাম্পল, কোনো গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি কারো বাড়িতে সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে তার বাড়ি সার্চ করতে গেছে, সে তার কাছে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে এবং অন্য থার্ড পার্সন যদি কেউ তাকে বাধা দেয়
তার কাজে কোনো রকম ভাবে সে বাধা দিচ্ছে, তখন 353 ধারা লাগু করা হয়। আর যদি তার কাছে কোনো রকম ভাবে কোনো সার্চ ওয়ারেন্ট না থাকে তাহলে এখানে সেই ধারাটা কোনো তার মানে এই ধারাটা কোনো কাজে লাগে না তার। ठीक है, अच्छा हम इसके बारे में शॉर्ट में बता रहे हैं। 353 जो है, जैसे मान लीजिए आप बैंक ऑफ इंडिया गए, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, और बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर जो है उनको आप बोले कि सर एक लोन पास कर दीजिए, ठीक है, लेकिन लोन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट लगता है वो डॉक्यूमेंट आप उनको नहीं दे रहे हैं, तो मैनेजर जो है इग्नोर कर रहा है कि हम लोन नहीं करेंगे, लेकिन क्या करते हैं आप प्रेशर उनको दे रहे हैं, ठीक है, किसी नेता से प्रेशराइज करा रहे हैं या अपना बल का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह से कोई भी प्रेशर दे करके उनको कहते हैं कि आपको लोन पास करना ही पड़ेगा, यानी उनका काम जो है उसमें आप बाधा पहुंचा रहे हैं, तो वहां क्या होगा, ये धारा आपके ऊपर में लगेगा। यानी कोई भी सरकारी संगठन का कोई भी अधिकारी हो, उसका काम करने से अगर आप रोकते हैं तो उसमें आपको ये धारा लगेगी, समझ गए। और सेकेंड और थर्ड 3 लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो 2 लोग जो है 2 मेंबर टाई हुए हैं, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और सेकेंड उन्हीं को बना दिया हम लोग, ठीक है। पहला है दीपचंद डोम, एक बार जोरदार उनका 86% आया है, ठीक है। कुछ ही देर पहले बोल रहे थे कि बहुत कुछ मायने नहीं रखता है, समझ गए, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए इसमें, और मीटिंग ट्रेनिंग में अगर आप लोग रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो रेलवे के कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि यहाँ आए हो और अपने हाथों से जो भी आज एग्जाम में जिनका अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, अपने हाथों से वो लोग सबको सर्टिफिकेट दें। हाँ, हस्बैंड वाइफ वीडियो देखिए साइड, हम थोड़ा साइड नेक्स्ट है अमरेश कुमार 70%। और थर्ड है, उनका भी 70% ही आया है, सेकेंड ही है सन्नी सिंह, आइए सर 70%। जी जी ठीक है सर, सही सर, थोड़ा सा ठीक है, चलिए ठीक, थैंक यू सर। अच्छा, अब मैं पूरे मंथ में जो भी एक्टिविटी होता है मेंबरशिप को लेकर के, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर के, उसके ऊपर में प्रत्येक मीटिंग में कुछ न कुछ हम लोग मेंबर को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार रखते हैं। तो आज जो है उन लोगों को मोमेंटो के द्वारा एक सम्मान करने का व्यवस्था किया गया है। तो ये सम्मान देने के लिए मैं डॉक्टर आरबी बर्नवाल से आग्रह करता हूं कि यहाँ आए और अपने हाथों से प्रथम पुरस्कार जो है मौनी माला चौधरी जी को दें। आइए आइए सर, आइए। मेरे हस्बैंड को बुलाना चाहती हूँ। आइए आइए सर, आप भी आइए, आप भी आइए सर, मेरा एक्सप्रेशन है सर, आप भी मेरा एक्सप्रेशन आइए। ठीक, इस मंच के जो सफल विजेता है वो है धर्मेंद्र दुसाद जी। तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि यहाँ आए, और ये पुरस्कार देने के लिए मैं अमरेश सिंह को यहाँ आग्रह करूंगा कि यहाँ आए और अपने हाथों से
है।